देखो, प्यारे बच्चों, देखो हमने लास्ट क्लास में ये बात की थी कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हमने बात की थी, किस तरह से जेनेटिक्स मटेरियल जो है वो डीएनए है ना। तो एक तो हमेशा ये क्वेश्चन हमको पूछा जाता है कि देखो, जब हम लोग ये बात कहते हैं कि व्हाई द डीएनए, व्हाई नॉट द आरएनए, ये क्वेश्चन आता है। तो ये भी एक बहुत सोचने वाला मुद्दा होता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड। यहाँ पे आते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसका ब्लैक कलर लेते हैं। ओके ओके। तो ये जो डीएनए के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना, डीएनए में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, मतलब उसमें डबल स्ट्रैंड होता है, डबल स्ट्रैंड, ठीक है। उसके बाद एक और चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं कि जिसका सेकंड कार्बन है पेंटोज शुगर का, ठीक है। उसमें बेटा डीऑक्सी नेचर होता है, मतलब एक ऑक्सीजन कम है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है, तो ये स्टेबल होता है। और तीसरा है जो कि हम लोगों ने पढ़ा भी है, मैंने आपको बताया भी था कि जो डीएनए होता है उसमें आपको बेटा मिथिल यूरासिल देखने को मिलता है। मिथिल यूरासिल, ये चीज देखने को मिलती है, ठीक है। अभी मिथाइलेशन वाला थोड़ा सा मैं कंसेप्ट आपको समझा सकता हूँ, बट बाद में हम लोग बात करेंगे। मिथिल यूरासिल, जिसको हम लोग थाइमीन भी कहते हैं, ये है। तो इसकी वजह से डबल स्ट्रैंड होना या डीऑक्सी कंडीशन होना या थाइमीन की वजह से इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। इट बिकम्स लेस रिएक्टिव सो दैट इट बिकम्स मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द आरएनए। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, उसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। उसके सेकंड कार्बन के ऊपर बेटा OH ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल, जो कि अपने आप में एक रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है। और एक होता है उसका यूरासिल, जिसके ऊपर मिथाइल कोटिंग नहीं है, जिससे वो एंजाइम के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, इसीलिए वो स्टेबल है। जैसे कि हम लोग अभी जानते भी है, हमारे सामने बेटा जीता जाता एग्जाम्पल है कोरोना वायरस, है ना। कोरोना वायरस के बारे में अगर आप देखो तो जब वो आया था पहले, तो उसका तो नॉर्मल ये था वो था, बहुत सारे लोग खोजबीन में थे क्या है क्या है। बट आपको ये समझना चाहिए कि जो भी कोरोना वायरस होता है बच्चों, उसके ऊपर तो प्रोटीन कोट है। बहुत सारे बेटा ऐसे नॉब्स है जिसको हम लोग एक्चुअली कोरोना कहते हैं। ये नॉब्स की वजह से उसे कोरोना कहा जाता है। मतलब जितने वायरस जिनके ऊपर इस तरह से बेटा ये होते हैं नॉब्स, उनको हम कोरोना कहते हैं, कोरोना वायरस कहते हैं। तो इनका एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल जो है, मतलब जो भी वायरस है, इनका जेनेटिक मटेरियल बेटा आरएनए, दे हैव आरएनए। अब प्रॉब्लम इज कि जब भी किसी भी वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, तो आरएनए रिएक्टिव है, मतलब वो जल्दी से जल्दी म्यूटेट करेगा, जल्दी जल्दी बेटा उसमें चेंजेस आएंगे। इसीलिए आप बहुत बार सुनते हो अल्फा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट, न जाने क्या क्या, ठीक है। Why this thing is happening? Because their genetic material is RNA. ठीक है, इतने सारे जो वायरस है उसके लिए सुटेबल है, बट बेटा एक किसी भी हायर ऑर्गेनिज्म के लिए आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। व्हाई? बिकॉज यार इतने सारे अगर चेंजेस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होंगे, तो पहले तो हमारा रिप्रोडक्शन स्पैन बहुत बड़ा होता है। मतलब एक इंसान के बारे में अगर बात करोगे तो एटलीस्ट वो 20 to 30 ईयर्स में बेटा वो रिप्रोड्यूस करेगा, एक नया जनरेशन उसमें आएगा, ठीक है। तो ये जल्दी जल्दी वेरिएशन वगैरह ये किसी भी हायर या यूकैरियोटिक सेल्स के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और इतने चेंजेस को कोई भी ऑर्गेनिज्म सहन नहीं कर पाएगा। इसीलिए इसको हम लोग बिल्कुल बहुत अच्छे से ये समझ लें कि हम लोग जब भी बेटा ये सब पढ़ते हैं आरएनए डीएनए के बारे में, तो डीएनए इज मोर स्टेबल। अब ये क्वेश्चन आपको आएगा कि व्हाई द आरएनए इज मोर, डीएनए इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द आरएनए। तो ये रहा आपके सामने आंसर, ये 3 जवाब आप दे सकते हो। सबसे पहला जो प्रोमिनेंट आंसर है बेटा वो ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसकी कहानी आगे बढ़ाते हैं। देखो, मुद्दा ये है कि अच्छा डीएनए में, जैसे मैंने आपको ये चीज बताई होगी शायद, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों सेंट्रल डोग्मा।
नाउ व्हाट इज द सेंट्रल डोग्मा? सेंट्रल डोग्मा, डोग्मा का मतलब होता है प्रोसेस या हाइपोथेसिस जिसका सेंट्रली इंपॉर्टेंस है। आप कोई भी सेल उठाओगे दुनिया का, इनके अलावा आरएनए, ये जो आरएनए वायरस जो होते हैं उनके अलावा कोई भी दूसरा भी प्रोकैरियोटिक सेल या डीएनए वायरसेस भी है बहुत सारे, ठीक है, जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। तो देखो डीएनए जो है उससे बनते हैं बच्चा आरएनए, और फिर आरएनए से कॉपी करके बनते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा एक है ना, सिंपल सा प्रोसेस है। अब ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बच्चों ट्रांसलेशन। तो ये है सेंट्रल डोग्मा। मतलब डीएनए से, क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड का सीरीज है, इससे बेटा न्यूक्लियोटाइड का सीरीज बनता है, इससे ट्रांसक्रिप्ट बनता है, ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, यस। अब ये जो आरएनए है उससे बहुत सारे बेटा, मतलब ये आरएनए से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन तो अमाइनो एसिड से बनता है, ठीक है। तो इसकी लैंग्वेज और इसकी लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी डिफर करती है, इसलिए इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है, ट्रांसलेट करना, यहाँ ट्रांसलेट हो जाता है ना। आओ देखो, इसमें सेंट्रल डोग्मा को बाद में मॉडिफाई भी किया गया, बोला कि यार इसमें एक और चीज जोड़ दो। वो क्या है कि डीएनए जो है खुद की कॉपीज भी बना लेता है। अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है। और क्या जोड़ना है? और जोड़ना है कि सर ये जो वायरस होते हैं ना, आरएनए वायरस, इनका थोड़ा अलग ही जिंदगी है। क्या है इनकी लाइफ में? सर इनमें डीएनए पहले से होता ही नहीं है, तो फिर ये क्या करेंगे? सर क्या करते हैं, ये आरएनए पहले अपनी डीएनए बनवा लेता है, ठीक है, फिर अपने डीएनए से बहुत सारे आरएनए और प्रोटीन बनवा लेगा। इस तरह से वो काम करता है। तो इसको क्या कहेंगे फिर? सो दिस इज कॉल्ड एज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो फिर ये पूरे कंसेप्ट को हम लोग बोलेंगे मॉडर्न सेंट्रल डोग्मा। मॉडर्न मतलब थोड़ा एडिशन करके, ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिसको टेमिन बाल्टीमोर ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको हम टेमिनिज्म भी कहते हैं। नाउ देखो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ना है, इसका मतलब हमें ये सब चीजें अभी पढ़नी पड़ेंगी। इसमें हम रेप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात करते हैं, ट्रांसलेशन के बारे में बात करते हैं। वन बाय वन हम एक एक स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, फिर ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर ट्रांसलेशन के बारे में, ठीक है। सो दैट्स इट, दैट विल बी आवर फ्लो, ठीक है, नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो लेट्स गो वन बाय वन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों रेप्लिकेशन की। देखो व्हाट इज रेप्लिकेशन। देखो एक बात हमें बिल्कुल समझ में आनी चाहिए कि हमारे लिए मैटर करता है यार इनहेरिटेंस, किसी भी सेल के लिए मैटर करता है इनहेरिटेंस। मतलब मेरे अंदर जो जेनेटिक मेकअप है, जो भी जीन का कंस्टिट्यूएंट्स है, वो मेरे आने वाली जनरेशन में जानी चाहिए, तभी तो वो आने वाली जनरेशन मेरे जैसी होगी। मतलब लाइक बिगेट्स लाइक, ये कैसे हो सकता है? ऑब्वियसली उनका जेनेटिक मेकअप जो है, जो उनके अंदर जो इंफॉर्मेशन है, उनका जो प्रोग्रामिंग है, तो वैसे के वैसे ही कॉपी टू कॉपी जाना चाहिए। तो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है कि यार ये लेके जाएगा कौन? तो आंसर है डीएनए, क्योंकि वो स्टेबल है। कैसे जाएगा? उसको एग्जैक्ट कॉपी बनानी पड़ेगी खुद की। एग्जैक्ट कॉपी को ही हम लोग रेप्लिका बोलते हैं। डीएनए शुड मेक इट्स एग्जैक्ट कॉपी। तो फिर कैसे करता हो? तो इसके लिए आंसर दिया गया कि ये कहता है बाय सेमी कंजर्वेटिव मेथड। सो डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड होता है। बेटा आपको मैंने बहुत सारे सेल के रेगुलेशन के सेल के टाइप पढ़ाया है ना, सेल रेगुलेशन। तो ये डीएनए का रेप्लिकेशन हमेशा एस फेज में होता है, बताया ना, इसको सिंथेटिक फेज कहते हैं। ठीक है। तो जब भी आप यूकैरियोटिक सेल में देखोगे तो एस फेज में, जो सिंथेटिक G1 G2 S है ना, ये तो एस फेज में ही बेटा डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो डीएनए की डबल कॉपी बनती है। ये मैंने पहले आपको बता के रखा हुआ है। सो ऑब्वियसली सेमी कंजर्वेटिव है, ठीक है। ये सब बोलने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि केवीपीवाई एग्जामिनेशन में बच्चों आपको पढ़ना पड़ता है इकोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अभी इकोलॉजी का मतलब होता है फूड चेन, फूड वेब, ठीक है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन,
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कैसे काम करेगा, ये सब दिया हुआ है आपके 12th के, है ना, बुक्स में। ठीक है, एनवायरनमेंट, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, है ना। सो मतलब हाउ द क्लोरीन कैसे कैसे बेटा ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए जिम्मेदार है, दिस थिंग्स, है ना, ये सब होता है। ठीक है, नहीं नहीं इसमें लेफ्ट वगैरह कुछ नहीं बच्चा। सर हाउ मच सिलेबस इज लेफ्ट इज नथिंग लाइक दैट। मैं आपको एक सीधी सी बात बता रहा हूँ कि ये है इकोलॉजी। इकोलॉजी ये है कि आप इसको पढ़ सकते हो खुद से, इफ यू वांट टू रीड इट यू विल अंडरस्टैंड इट बिकॉज इट्स अ इकोलॉजी। ठीक है, मैंने ये कहा। दूसरा है जेनेटिक्स वाला और बायोमोलिक्यूल वाला पोर्शन है, तो मतलब जो भी सेल बायोलॉजी है या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसको मैं कवर कर रहा हूँ। इसके अलावा आपको दो चीजें पढ़नी है, मतलब मैं आपको बता देता हूँ। आपका 10th स्टैंडर्ड में आपने अगर पढ़ा होगा तो मतलब मैं बताऊंगा ही जैसे मुझे समय मिलेगा जैसे जैसे। तो एक है देखो ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन वाला चैप्टर है। ठीक है, उसके क्वेश्चंस आते हैं, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन वाला क्वेश्चन चैप्टर है। अब ये मोस्ट प्रोबेबल कह रहा हूँ, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन एज वेल एज मैं आपको बता रहा हूँ डाइजेशन नाम का चैप्टर है, डाइजेशन। ठीक है ठीक। और जब आप इवन मतलब नर्वस सिस्टम या या हार्ट इसके बारे में देखोगे तो हार्ट का प्रेशर जो होते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होती है उसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। या नर्वस सिस्टम में आपको इलेक्ट्रिक कंडक्शन जो होता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स कंडक्शन, क्योंकि वो मैकेनिज्म है, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं बिल्कुल मतलब क्या बोलते हैं पिन पॉइंट आपको बता रहा हूँ बच्चों, पिन पॉइंट है ना, ये वो एरियाज है जिनको हॉट पॉइंट बोल रहे हैं। ठीक है, अब बेस्ट पॉसिबल है कि आप इकोलॉजी पढ़ सकते हो। ठीक है, हम लोग थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे आखिरी में जब समय मिलेगा। तो दूसरा ये पॉसिबल है कि आपने 9th या 10th में कम से कम ब्रीदिंग रेस्पिरेशन जो हमारे ह्यूमंस का होता है वो वाला पढ़ा होगा। ठीक है, या तो मैं सीधा बोलता हूँ सीबीएसई में आपका जो सीबीएसई है ना, 10th सीबीएसई, उसमें लाइफ प्रोसेसेस करके चैप्टर है, बराबर है, लाइफ प्रोसेसेस इफ यू हैव हर्ड। यस सर, यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। लाइफ प्रोसेसेस में जो जो दिया है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, हार्ट, ये थोड़े बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां पे दी गई है। अगर आप उसको कवर कर लेते हो, ठीक है, वो वाला पोर्शन है। अब उसको हम लोग, मैं जो बताऊंगा तो मैं थोड़ा सा 11th-12th के लेवल पे भी बताऊंगा, है ना। तो उसमें क्या क्या मुद्दे हैं, थोड़े पिन पॉइंट, तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा, अगर आपके पास में वो अगर है भी बैकग्राउंड, तो आप उसको थोड़ा सा रिवाइज करो, तो द थिंग्स विल बी डन। ठीक है, वेरी प्रॉपरली। ठीक है, अब हम लोग सिंपल बात करते हैं बच्चों डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। आपने नोट किया क्या मैंने क्या क्या बताया? हेलो, नोट किया क्या? यस सर, क्या बेटा? सर हाँ सर किया नोट। हाँ ओके, अब बातें हैं बेटा फिर। हाँ बोलिए सर। ये केवीपीआई के पढ़ते सर हम लोग का मतलब ये कब तक खत्म हो जाएगा सर ये पढ़ाई? देखो ये मतलब सर बोलो ना। बायोलॉजी का पोर्शन कब तक हो जाएगा? नहीं, बायोलॉजी का पोर्शन बहुत बड़ा है, क्योंकि जो मैं पोर्शन लेके बैठा हूँ उसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। आप मुझे जितने दिन देखोगे मैं उतने कंसेप्ट बताता चला जाऊंगा। ये इस तरह से ही चलेगा, समझ रहे हो। अब आपका पेपर कब है? नवंबर में है ना, फिक्स है ना? हेलो, यस सर, 7 नवंबर को आई थिंक। हाँ तो नवंबर है, अभी सितंबर अक्टूबर चल रहा है, तो हम लोग बस जेनेटिक्स वाला पोर्शन ही कर पाएंगे जो भी है मैक्सिममली। ठीक है, जो चीजें हैं सिंपल सिंपल। तो कुछ बाकी रहेगा या में नहीं रहेगा? क्या बेटा? कुछ बाकी रहेगा या नहीं रहेगा सर पोर्शन में? बाकी क्या रहेगा, मतलब होगा ना, रहेगा ना, बाकी बाकी तो पोर्शन रहेगा, व्हाई नॉट। यस मैक्सिमली बेसिक बेसिक सभी ले लेंगे, वही मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, बेसिक बेसिक सारी चीजों को मैं टच करूंगा। ठीक है, बाकी आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है मैं बता दी। ठीक है, उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट है कि आप कितना पढ़ना चाहते हैं, दैट्स इट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, यस सर। तो अब देखो बच्चों, इकोलॉजी आप लोग शुरू कर दो, मतलब कोई भी किसी का भी 12th स्टैंडर्ड का बुक उठा करके पढ़ लोगे तो उसमें से आपके 4-5 मार्क 6 मार्क तो आ ही जाएंगे फटाफट। तो इतना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं वो, सो यू कैन डू इट। खुद से पढ़ने वाली चीज है वो, बस
सेमी कंजर्वेटिव एस्पेस। नाउ यार ये सेमी कंजर्वेटिव का क्या मतलब है? देखो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं हम लोग, मेसेल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट है जो ये प्रूफ करता है, मेसेल्सन एंड स्टाल ठीक है, इनका एक्सपेरिमेंट है, ये प्रूफ करता है कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। बट पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है, जस्ट अंडरस्टैंड, इट्स वेरी बेसिक, ठीक है। नाउ देखो, अगर मेरे पास एक डीएनए है, इसका एक स्ट्रैंड है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, हम लोग ये स्ट्रैंड है, ठीक है, और इसके ऊपर बेटा और एक स्ट्रैंड है, तो इस तरह से बेटा डीएनए के दो स्ट्रैंड है, ये 5' एंड है, ये 3' एंड है, ये 5' एंड है, ये 3' एंड है, ठीक है। अब होगा क्या, हम लोग ये मानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, ये वाला स्ट्रैंड सेपरेट हो गया, ये वाला स्ट्रैंड सेपरेट हो गया, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो गए, ठीक है। सो दिस इज वन स्ट्रैंड एंड दिस इज अनदर स्ट्रैंड, ठीक है। अब होता क्या है कि देखो ये है 5' to 3', अब यहाँ से हम लोग नया कलर लेते हैं, इसके ऊपर एक नया स्ट्रैंड बनता शुरू हो जाएगा इस दिशा में, डायरेक्शन में, ऐसे, ठीक है। इस तरह से हमें एक नया डीएनए मिलता है, इसके ऊपर बेटा आपको ऐसा एक नया डीएनए बनता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जब भी आप देखोगे कि जो दो नए डीएनए बनते हैं उनमें हमेशा एक स्ट्रैंड न्यू होता है, ठीक है, एंड वन स्ट्रैंड इज ओल्ड स्ट्रैंड, जो ब्लैक कलर का है वो ओल्ड है। तो इसी को हम लोग कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। सेमी कंजर्वेटिव मतलब जब भी नया डीएनए बनेगा, it always have a two strand, one is the old strand, one is the new strand. The old strand acts as a template, simple, the old strand act as a template. To understand this in more basic way, I will just do it in front of you. See, this is a DNA, it has this sequence A T G C A N, ठीक है। यहाँ पे बेटा 5' है, यहाँ 3' है, इसका जो दूसरा स्ट्रैंड है डेफिनेटली बेटा यहाँ पे होगा 8 पेयर्स विद द T, सो यहाँ पे एक होगा, C पेयर्स विद द G, G पेयर्स विद द C, T पेयर्स विद द A, and then A पेयर्स विद द T, so that's the DNA is ready. Now what happens? What is next? Next is simple. Now consider this strand, this ये वाला स्ट्रैंड लेते हैं, ये सेपरेट हो गए, तो हमें एक स्ट्रैंड ले लेते हैं तो हमें कंसेप्ट समझ में आएगा, सेपरेट हो गए। सेपरेट हो गया मतलब यहाँ पे सीक्वेंस आपको दिखाई दे रहा है, ये T है, यहाँ G है, यहाँ पे बेटा C है, यहाँ पे ऑब्वियसली A है, एंड यहाँ पे बच्चों T है, ठीक है। ये उसका यहाँ पे 5' है, यहाँ पे 3' है। नाउ व्हाट हैपेंस? बिल्कुल सिंपल, यहाँ पे बेटा पहले तो पढ़ा जाएगा, एंजाइम आएगा, बोलेगा अच्छा यहाँ पे क्या चल रहा है, डीएनए में ये सीक्वेंस है, ओके, यहाँ T है मतलब मुझे यहाँ A लगाना है, तो A लगा देगा, एक न्यूक्लियोटाइड लगा दिया, ठीक है। फिर यहाँ G है तो यहाँ पे C लगा देगा, जोड़ देगा न्यूक्लियोटाइड, साइटिडीन है ना, ट्राइफॉस्फेट, उसके यहाँ पे अच्छा C है, यहाँ G लगा दो, ओके, फिर से एक्सटेंड हो गया, यहाँ A है तो यहाँ पे बेटा T लगा दो, फिर एक्सटेंड हो गया, ठीक है। फिर बेटा यहाँ T है तो यहाँ A लगा दो, फिर एक्सटेंड हो गया। नाउ यू कैन सी दैट ये जो है, ये ब्लैक वाला न्यू स्ट्रैंड बना, ये है ना, ये ब्लू वाला ओल्ड स्ट्रैंड है। नाउ दिस हैज एक्टेड एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, सो दिस इज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, it's a template strand, ठीक है। the template strand conserved from the older one DNA, same thing happens with this one, ये भी as a template strand काम करेगा तो हमें नया डीएनए मिलेगा। I hope it's very clear to you. Hello. Yes? Yes. है ना, तो इसको हम लोग सेमी कंजर्वेटिव मॉडल बोलते हैं ना। सर ये होता कैसे है, मतलब ऐसे ही हो जाता है? नहीं यार, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व है। तो क्या कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, क्यों इतने सारे एंजाइम इन्वॉल्व है, किसका क्या रोल है, यही क्वेश्चन तो आपको आते हैं, ठीक है, यही क्वेश्चन वो पूछते हैं। सो अगर वो ये इतना सारा पूछते हैं तो हमें तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये ही होता है, ये कैसे सेमी कंजर्वेटिव ही होता है, क्योंकि इसके पहले किसी ने कंजर्वेटिव भी मॉडल दिया था, बोला था कि एक ओल्ड का दोनों स्ट्रैंड रह जाते, उससे एकदम नया है ना, पूरा न्यू स्ट्रैंड वाला डीएनए बन जाता। वो कैसे बनता उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं, बस हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस तो कोई भी दे सकता है दुनिया में, गोल गोल, ठीक है। तो यहाँ बिल्कुल नॉर्मल आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि कैसे बन सकता है, मतलब इतना ही है कि दोनों स्ट्रैंड को ओपन करना पड़ेगा, करेगा ना,
जब स्ट्रैंड ओपन होगे तो ही नया स्ट्रैंड बनेगा, है ना। ओल्ड स्ट्रैंड विल एक्ट एज ए टेम्पलेट। यस, अच्छा, नाउ चलो बेसिक कंसेप्ट पे आते हैं। मेसेल्सन एंड स्टाल ने किया क्या, इसको थोड़ा समझते हैं। देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको हर्शे एंड चेज के भी एक्सपेरिमेंट में लास्ट क्लास में बताया था, अगर आप एक पेट्री डिश लेते हो ऐसा, ठीक है, और मान लो आपने बहुत सारे जनरेशन से ई कोलाई बैक्टीरिया जो है, इशरिचिया कोलाई बैक्टीरिया इस मीडियम के ऊपर ग्रो कर रहे हो आप, ठीक है। अब इस मीडियम के ऊपर आप इशरिचिया कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे हो। अगर आप इस मीडियम पे इशरिचिया कोलाई नाम का बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हो तो जो भी न्यूट्रिएंट मीडिया में होगा वही बैक्टीरिया में जाएगा। तो इस हिसाब से हमने क्या किया है, बहुत सारे जनरेशन से बेटा हम लोग उसको ऐसा मीडियम दे रहे हैं जो कि N15 है। N15 is the heavy isotope. Now understand, this is not radioactive isotope. It's an heavy isotope of the nitrogen. Hello, it's an heavy isotope of the nitrogen. ठीक है? So we have used that heavy isotope of nitrogen. ठीक है, जो भी अमीनो एसिड्स दे रहे हैं हम लोग, जो भी नाइट्रोजन कंपोनेंट उसको दे रहे हैं न्यूट्रिएंट मीडिया में खाने के लिए, वो N15 वाला है। ऑब्वियसली उसके डीएनए में भी बेटा N15 आएगा। तो अगर हम इसका डीएनए आइसोलेट करके देखेंगे तो ऑब्वियस आपको देखने को मिलेगा बेटा इसके दोनों डीएनए के स्ट्रैंड, क्योंकि नाइट्रोजन तो होगा ही ना, नाइट्रोजनस बेसिस तो बनेंगे, इसके दोनों डीएनए स्ट्रैंड में बेटा 15 ही आपको मिलेगा, N15 ही मिलेगा। इसीलिए ये जो डीएनए है ये हेवी डीएनए है। Why? Because क्योंकि वो खा ही हो रहा है चीज, तो उसके डीएनए में बनेंगे, वहीं से बनेंगे, मटेरियल वहीं से आएगा, रॉ मटेरियल। तो ऑब्वियसली बेटा इन बैक्टीरियाज का डीएनए में बेटा हेवी डीएनए होगा। हेलो, isn't it clear? नाउ सेम केस अगर आप लेते हो, मेरे पास एक पेट्री डिश है, ये पेट्री डिश है। अब इस पेट्री डिश में मैं बैक्टीरिया को ग्रो कर रहा हूँ यार, बट यहाँ पे जिस पेट्री डिश में मैं बैक्टीरिया को ग्रो कर रहा हूँ उसमें जो मैंने न्यूट्रिएंट मीडियम डाला है कल्चर करने के लिए, उसमें बेटा लाइट आइसोटोप प्रेजेंट है नाइट्रोजन का N14, जो कि नॉर्मली होता है, नॉर्मली। तो बेटा गेस करो, इसमें जो भी बैक्टीरिया ग्रो होते हैं इनमें जो डीएनए मिलेगा हमें, व्हाटएवर में जो डीएनए मिलेगा, इसके दोनों स्ट्रैंड बेटा कैसे होंगे, इसमें भी N14 होंगे, इसमें भी N14, मतलब नाइट्रोजनस बेसिस having the nitrogen 14 वाला, है ना, लाइट आइसोटोप होगा। The DNA is also very light, है ना, so that is what the light DNA। ठीक है, एक हेवी डीएनए, एक लाइट डीएनए, खत्म। ठीक है, अब यार अच्छा तो ये तो सही है ना। हम क्या करते हैं, हम है ना अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। नाउ दिस इज डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, ऐसा एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। आपको पता होगा बच्चों, आप लोग क्योंकि है ना इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और केमिस्ट्री भी बहुत पढ़ते हो, तो सीजियम के बारे में जरूर आपने सुना होगा। यस, हेलो हेलो, सीएस क्या स्पेशलिटी इसकी बताओ रिगार्डिंग डेंसिटी। क्या स्पेशलिटी, हमने क्या किया इसमें जो है ना, यहाँ पे हम लोग मीडियम डालते हैं, तो इट हैज वेरी हाई डेंसिटी, मतलब डेंसिटी डिफरेंसेस बहुत रहते हैं, मतलब बड़ा पार्टिकल सीएस का बहुत ज्यादा डेंस रहेगा, छोटा और भी कम, मतलब आपको ग्रेजुएशन बहुत सही मिलता है। तो अगर हम सीजियम क्लोराइड बनाते हैं और सीजियम क्लोराइड को इसमें डालते हैं और इसको रोटेट कराते हैं आरपीएम में, बताया था या आरपीएम क्या होता है, रोटेशन पर मिनट। ठीक है, 20,000 रोटेशन पर मिनट, इतने तेजी से उसको इस टेस्ट ट्यूब को रोटेट कराएंगे, होगा क्या कि जो सबसे डेंस पार्टिकल होंगे वो नीचे की तरफ जाएंगे, और जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, मतलब क्या बेटा ऊपर क्या है बताओ, डेंसिटी कम होती चली जा रही है। हेलो, most dense particle will be at the downside, yes sir, है ना, away from the center of rotation। हेलो ना, अगर आपने इसमें वो डीएनए डाल के रखा है, तो सपोज ये वाले डीएनए डाल के रखते थे,
ठीक है, तो ये भी डाला है। क्या होता है पता है, हमें है ना दो बैंड मिलते हैं, मतलब मैं आपको थोड़ा चीज बता दूं, if I will use the ethidium bromide with the DNA, तो बेटा यूवी रेज में ये दिखाई देंगे बैंड, यू विल सी द बैंड। हमने क्या किया, डीएनए डाल दिया और इसको सेंट्रीफ्यूज किया, तो यहाँ पे हेवी डीएनए है, हेवी डीएनए का बैंड आपको लो यहाँ पे बहुत नीचे दिखाई देगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है। यहाँ पे जो पार्टिकल्स है सीजियम क्लोराइड की, उनकी डेंसिटी उनके साथ मैच हुआ और इसीलिए ये बैंड, वो सारे डीएनए यहाँ दबे पड़े सीजियम क्लोराइड में। ठीक है, सेम वे जो लाइट डीएनए है, जो ये N14 वाला है, ये आपको इसका बैंड यहाँ पे कहीं ऊपर मिलेगा, बिकॉज इट इज लाइट। ठीक है, तो हमें देखने को मिलेगा यार 14 वाला डीएनए यहाँ पे है और 15 डीएनए जो है वो इस बैंड में आपको देखने को मिलेंगे। इवन इफ यू आइसोलेट दिस सीजियम क्लोराइड, उसमें से डीएनए निकालोगे तो आपको पता चले डेंसिटीज देखने को मिलेगी। नाउ दिस इज क्लियरली वी अंडरस्टैंड, वी हैव परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट मेनी टाइम्स, सो इट्स अ ट्रू। हेलो, इज इट क्लियर? बट सर यहाँ कहाँ पे प्रूव हो रहा है कि वो सेमी कंजर्वेटिव होता है? नहीं, अभी तीसरी स्टेप है, तीसरी स्टेप में आपको समझ में आएगा। अगर नॉर्मल लाइट डीएनए तो यहाँ बैंड आता है, हेवी डीएनए तो यहाँ बैंड आता है। नाउ अंडरस्टैंड दिस, व्हाट वी डू डिड द से थर्ड स्टेज है सर, है तो यहाँ देखो, यहाँ पे हम लोग बेटा थर्ड स्टेज लेते हैं। हमने क्या किया फिर से बेटा, हमने N14 मीडियम वाला कल्चर मीडियम लिया, यहाँ N14 मीडियम है, बट नाउ व्हाट वी डू, हम क्या करेंगे, यहाँ से बैक्टीरिया उठाएंगे, हेवी डीएनए वाले बैक्टीरिया उठा लेंगे, जस्ट कीप दैट, उठा लो कल्चर में, और क्या करेंगे, उनको यहाँ डाल देंगे, भैया यहाँ मल्टीप्लाई करो यार तुम लोग। और आपको तो पता है बच्चों, बैक्टीरिया 20 मिनट में डिवाइड हो जाता है। हेलो हेलो, है ना? यस सर। ई कोलाई बैक्टीरिया मैंने बार बार बताया, 20 मिनट में बेटा वो डिवाइड हो जाए। आपको तो पता है यार 20 मिनट तो आपने बिल्कुल टाइम लगाया, इधर डाले, इधर 20 मिनट देखा तो निकाल लिया, इसके डीएनए का आइसोलेट कर लिया, बोले चलो आओ डीएनए आओ, है ना? जैसे ही आप इसको निकालोगे, जितने भी बेटा बैक्टीरिया यहाँ पे अंदर है, ठीक है, इनका डीएनए निकाला और हमने यहाँ पे रोटेशन पे डाल दिया, इनको सारे डीएनए निकाले, रोटेशन पे डाल दिए, सीजियम क्लोराइड में चल रहा है, सेंट्रीफ्यूगेशन चल रहा है, बढ़िया आ रहा है, मजा आ रहा है। What you observe is very important. You observe something different, and that is you get a band in center. Hello. You get a band in center. Not like this one, which should be here, which is of the N14. ऐसा भी नहीं हुआ कि यहाँ पे बैंड मिला, जहां पे होंगे बेटा 15 and 15, हमें मिला सेंटर में। क्यों? क्योंकि ना उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है और ना ही उसकी डेंसिटी कम है। यहाँ पे जो एक्चुअली डीएनए है वो 14-15 वाला है, माइंड वेल, जहां से आपने लिया था वो 15-15 वाला है, दोनों स्ट्रैंड हेवी है, हेवी डीएनए है। ठीक है, जहां पे आपने डाला है वहां पे N14 मीडियम है, मतलब अब वहां पे N15 नहीं मिलेगा। तो इसने जो डीएनए बना है वो डीएनए ऐसे है, इसमें जो दो स्ट्रैंड मिले हैं, एक क्योंकि ओल्ड स्ट्रैंड 15 वाला ही है क्योंकि आपने वहां से लिया, तो उसके ऊपर नया स्ट्रैंड मिला 14, तो इसको हम लोग हाइब्रिड डीएनए कहते हैं। हेलो, जो हमें मिला यहाँ पे, इसको हमने प्रॉपरली आइसोलेट किया तो देखा कि यार इसका एक स्ट्रैंड पूरा 15 वाला है और एक स्ट्रैंड कंप्लीट 14 वाला है। हेलो, आर यू क्लियर? यस सर। तो इससे नेसल्सन एंड स्टाल का ये एक्सपेरिमेंट है, इससे ये साबित हो जाता है, इससे ये प्रूव हो जाता है कि, बट आपको क्वेश्चन क्या आएगा, ये इंपॉर्टेंट है ना, व्हाट विल बी द क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या आएगा इसको हम समझते हैं। क्वेश्चन वो पूछते हैं, हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि इफ यू टेक an bacteria from N15 medium and put it into an N14 medium, after 12 generation
how many light strands will be there or how many heavy strands will be there, ऐसा क्वेश्चन आता है. Now इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं. हेलो, इट्स सिंपल, बहुत ही आसान. क्वेश्चन क्या पूछते हैं, मैंने आपको पूछा जैसे क्वेश्चन. I am going to tell you in two different perspectives of this. First is, पहला बात करते बेटा, we'll talk about the DNA, regarding DNA. मान लो यहाँ पे बच्चों 15 वाला DNA है, उसको हमने उठाया और 14 वाले मीडियम में डाल दिया, तो हमें मिलेगा पहला ही बेटा 14 15 15 14, इस तरह से मिलेगा. हेलो, ये आफ्टर 20 मिनट मिला. और अगर आप 20 मिनट रुक गए तो आपको क्या मिलेगा बता दो. व्हाट यू विल गेट, है ना. ये वाले पे फिर से बनेगा 15 14, बट इस ये ओल्ड बनेगा तो 14 14, अगेन द सेम थिंग. क्या आपको ये समझ में आया मैंने जो लिखा? यस, क्योंकि हमेशा एक ओल्ड स्ट्रैंड तो रहेगा ही. ठीक है, ये जब डीएनए कॉपी होगा तो दिस विल बिकम टेम्पलेट, दिस आल्सो बिकम टेम्पलेट. ठीक है, जब ये टेम्पलेट बनेगा तो हमें ये डीएनए मिलेगा. ठीक है, अगर ये तो हुआ 40 मिनट्स में, अगर आप और 20 मिनट्स के लिए रुक गए तो क्या होगा बता दो. यू विल गेट अनदर 15 14 एंड 14 14, बट इससे तो आपको आगे मिलेगा ओनली 14 14 एंड 14 14. सेम वे, same thing is happening. Hello, are you clear? Yes, sir. Yes. The question is, वो क्या पूछ रहे हैं आपको कि आफ्टर 12 जनरेशन, अरे बाप रे ये क्या है, ये तो 3 जनरेशन में इतना कुछ नंबर दिख रहा है. आफ्टर 12 जनरेशन पूछ रहा है, वो क्या पूछेंगे, हाउ मेनी डीएनए विल हैव द हेवी स्ट्रैंड आफ्टर 12 जनरेशंस. अरे हेवी डीएनए तो आफ्टर 1000 जनरेशन भी कर लोगे ना तो भी 2 ही रहेंगे. हेलो, है ना. यहाँ पे देखो, आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे ये हेवी डीएनए, कंप्लीट हेवी डीएनए बच्चे, है ना. ये हेवी डीएनए है. यहाँ पे कोई हेवी डीएनए है नहीं है. बोथ ऑफ देम आर हाइब्रिड डीएनए. यस, बोथ ऑफ देम आर हाइब्रिड डीएनए. यस और नो. यहाँ Yes, पे 100% हेवी डीएनए था पहले, बाद में आपको 0% हेवी डीएनए दिख रहा है. 0% हेवी डीएनए एंड 100% हाइब्रिड डीएनए. प्रॉब्लम क्या है, बहुत से बच्चे यही नहीं समझ पाते कि ये वाला फर्स्ट जनरेशन नहीं है, ये है. दिस इज द फर्स्ट जनरेशन, द सेकंड जनरेशन, दिस इज द सेकंड थर्ड जनरेशन. ये पेरेंट है, जिससे शुरू हुआ वो जनरेशन नहीं है बच्चों. ठीक है. हेलो, Yes, sir. जीरो से शुरू हुआ. सो फर्स्ट जनरेशन मीन्स, व्हाट इज दैट? फर्स्ट जनरेशन मीन्स जहां पे आपको हाइब्रिड 100% मिल रहा है. ना आप जाओगे आगे आगे पढ़ते चले जाओगे तो आपको दिखेगा, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कितना बेटा हाइब्रिड डीएनए 0%. नहीं, कितने हेवी डीएनए 0%, हाइब्रिड डीएनए कितने हैं? तो सर बोलोगे सर हाइब्रिड डीएनए 50% है 50%. और लाइट डीएनए कितने हैं? सर लाइट डीएनए भी 50%. 50% है. बहुत बढ़िया. ओके, व्हाट अबाउट द थर्ड जनरेशन? थर्ड जनरेशन में बेटा 25-75% हो गया ऑटोमेटिकली, है ना. हाइब्रिड डीएनए 25%, लाइट डीएनए 75%. इज इट क्लियर? अगर मैं फोर्थ जनरेशन के बारे में बात करूं तो आपको ये सब बनाना है कि तुरंत बता दोगे 12.5% विल बी द हाइब्रिड डीएनए. क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी डीएनए विल हैव अ हेवी स्ट्रैंड आफ्टर 12 जनरेशन? द आंसर इज वेरी सिंपल, 2. क्योंकि ये वाला स्ट्रैंड रहेगा हमेशा, वो कहीं जाएगा नहीं एज ए ओल्ड स्ट्रैंड. क्योंकि है ना, इसके आगे भी करोगे तो भी बेटा आप 1000 टाइम भी इसका डिवीजन करा दो तो भी बेटा हेवी स्ट्रैंड विल बी देयर ऑलवेज. हेलो, आर यू क्लियर? Yes, sir. ठीक है. इफ वी टेक bacteria from the N15 medium and put it into N14 medium, after 4 generations, what will be the heavy strand? 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 What will be the
the percentage of the heavy strand. What will be the percentage of the heavy strand? Sir, 6.2%. देखो जब भी हम लोग डीएनए के बारे में बात करेंगे ना, ये देखो ये हेवी डीएनए, हाइब्रिड डीएनए है ना, तो हेवी तो बचता ही नहीं, हेवी डीएनए होता ही नहीं। हेवी डीएनए सिर्फ आपको बेटा पहले इसमें पेरेंट में देख लो, हेवी डीएनए बाद में 0% है, बट हेवी स्ट्रैंड कितना मिलेगा ये आप बता सकते हो, बराबर है। हेवी स्ट्रैंड कितना मिलेगा आफ्टर 4 जनरेशन। तो आपको ये नोटिस करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हेवी स्ट्रैंड है 2/4 पहले इसमें, क्योंकि 4 स्ट्रैंड है, इसमें 2 स्ट्रैंड है, इसमें भी 2 स्ट्रैंड है, because one DNA have a double strand. Hello, one DNA have a double strand. So if you have 2 DNA, that means 4 strands, and out of 4, 2 are heavy, 4 are light strands. यहाँ पे क्या है बच्चों? How many strands are there? Because 4 DNA, the 8 strands. But again, that is a 2/8, 2/16, and 2/32. On the 4th generation, it is a 2/32. Hello, you got the answer. हेलो, क्लियर है बच्चों? किसी को डाउट है पूछ लो यार, मतलब नहीं समझ में है पूछ लो, आसान है वैसे, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। सबको समझ में? 4 जनरेशन में 2/, क्योंकि हमेशा 2 ही होंगे ना यार, नंबर ऑफ स्ट्रैंड तो बढ़ रहे हैं, है ना, 4 है, फिर 8 हो जाएंगे, फिर 16, फिर 32, फिर 64, ये तो चलेगा। But you know, every time we have 2 heavy strands. Hello. Yes, sir. We have started it from. अब जनरेशन काउंट करना आना चाहिए बस। अगर आपने जनरेशन काउंट गलत कर दिया, जैसे कि अगर आपने इसको ही फर्स्ट जनरेशन मान लिया पहले वाले को, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 2/16। बट मैंने क्योंकि 4th जनरेशन पूछा है, तो आपका आंसर ये आना चाहिए 2/32, because this is my first generation, this is second, this is third, this is fourth. This is not a generation, this is the parental DNA. I hope you are all very clear about. और इसीलिए ये क्वेश्चन जब आता है तो, है ना, क्योंकि अगर अभी कंसेप्ट थोड़ा सा भी क्लियर नहीं रहा तो हम गलत आंसर दे देते हैं। हेलो, आसान है, अभी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब क्योंकि इसमें हेवी आइसोटोप ये वगैरह वो ऐसा है, देख नहीं पाते सेल में, अगर डायरेक्टली देख ले तो कैसा होगा, इसीलिए एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है टेलर नाम के साइंटिस्ट ने एक प्लांट में इसको और एक बार रिसर्च किया। उसने क्या किया, उसने जो थायमीन होता है उसमें, है ना, H3 यूज किया है। H3, व्हाट इज दिस? यू नो दिस, व्हाट इज दिस? इसको क्या बोलते हैं आप, है ना, ट्रिशियम बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का ही आइसोटोप, हाइड्रोजन का आइसोटोप, ठीक है, प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम, ट्रिशियम, ये वाला, ठीक है। तो दिस इज एन रेडियोएक्टिव आइसोटोप, यू नो, दिस इज एन रेडियोएक्टिव आइसोटोप। अब ये जो है 3, ये यूज किया थायमीन में, बिकॉज़ थायमीन डीएनए में ही होता है। तो थायमीन जितने भी है वो सारे बेटा ट्रिशिएटेड थायमिडीन है, मतलब उनमें H3 डाला। तो आपको समझना है कि किसी भी सेल को अगर आप अल्ट्रावायलेट रेस में देखोगे, ऑटो रेडियोग्राफी करोगे, तो बेटा जहां पे आपको रेडियो एक्टिविटी दिखाई देगी वो क्या होगा बच्चों? डीएनए ही होगा ना। हेलो, अरे समझा क्या? So can you explain again from the अगेन आई विल टेल यू। बहुत सिंपल है, देखो हम लोग जानते हैं कि डीएनए में एक होता है एडेनिन, एक होता है ग्वानिन, एक है साइटोसिन, एक है थायमीन। आपने क्या किया, ये जो थायमीन जब यूज किया है, जो डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए यूज कर रहे हो, ये इसमें जो हाइड्रोजन्स है, ठीक है, वो ट्रिशिएटेड है, मतलब इट इज एन रेडियोएक्टिव थायमीन। हेलो, रेडियोएक्टिव थायमीन है। अगर आपने ये कर लिया AGCU, तो ये आरएनए में होगा। फायदा ये है कि यूरासिल आरएनए में होता है, डीएनए में होता नहीं। आपने तो थायमीन को, है ना, रेडियोएक्टिव किया है। तो बेटा जहां थायमीन इनकॉर्पोरेट होगा वो डीएनए होगा, नया स्ट्रैंड बनेगा तभी होगा। हेलो, तो यहाँ ये ओल्ड स्ट्रैंड है,
अब ओल्ड स्ट्रैंड में जहां जहां थायमीन है वो तो रेडियो एक्टिविटी दिखा नहीं रहा, बट जब इसके ऊपर बेटा जो नया स्ट्रैंड बनेगा, द न्यू स्ट्रैंड व्हेन इट विल फॉर्म ऑन दिस, ठीक है, तो दिस न्यू स्ट्रैंड विल शाइन, है ना, it will show the radioactivity, it will show that illumination. So you will understand that one strand is not showing any radioactivity and other strand is completely showing the radioactivity. Hello, are you clear? Yes, sir. Why? Because it has that tritiated thymidine. ये किसने किया था भाई? टेलर नाम के साइंटिस्ट ने, टेलर है, ठीक है। तो ये दो एक्सपेरिमेंट है जिनसे हम बिल्कुल साबित कर देते हैं कि जब भी डीएनए रेप्लिकेट होता है, इट ऑलवेज रेप्लिकेट इन सेमी कंजर्वेटिव मैनर। कैसे रेप्लिकेट होता है बेटा? ये हमेशा सेमी कंजर्वेटिव मैनर में ही रेप्लिकेट होता है। Isn't it clear? नाउ सबसे बड़ी बात आती है, सर डीएनए तो डबल स्ट्रैंडेड है ना, फिर उसका रेप्लिकेशन हो कैसे जाएगा? ओके, देखो सबसे पहले ये डीएनए है ना बच्चों, नोटिस करो। अब इस डीएनए में ऑब्वियसली ये डबल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये उसका 5' है, ये 3' है, ये 3' है, ये 5' है, ठीक है। अब सर इसको पहले तो है ना, सबसे पहली स्टेप तो यही है, तो यहाँ पे आता है बेटा एंजाइम, इसका नाम है बच्चों हेलिकेज। हेलिकेज कहीं ना कहीं इन बिटवीन बेटा घुस जाएगा, इसके भी तरीके हैं पर उतना मैं नहीं बताऊंगा आपको। तो जैसे वो एंट्री करता है, तो जैसे बेटा जहाँ पे डीएनए हेलिकेज एंट्री करेगा, वो इस तरह से डीएनए को है ना तोड़ देगा, बीच में से उसके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ठीक है। दो हेलिकेज हमेशा एंटर करेंगे, एक हेलिकेज इधर के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करते हुए आगे बढ़ेगा, दूसरा हेलिकेज एंजाइम जो है बेटा इधर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करते हुए चलेगा, और यहाँ पे आपको मिलेंगे बच्चों सिंगल स्ट्रैंड। इस तरह से डीएनए ओपन हो जाता है। इसी को हम लोग रेप्लिकेशन आय कहते हैं। किसने किया बच्चों? हेलिकेज। क्यों? क्योंकि वो डीएनए हेलिक्स को तोड़ता है, डबल हेलिक्स है ना, उसको ब्रेक करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है, इसीलिए इसका नाम क्या है बच्चों? हेलिकेज। एक और डर है ना, ये एक कॉपी इसने है ना निकाल दिया, बॉन्ड तोड़ दिया, ये आगे बढ़ गया, फिर से वो पीछे डीएनए चिपक गए तो, है ना, ऐसा होता है ना, टीचर बोलता है अरे सब चुप बैठो, है ना, फिर बोर्ड पे कुछ लिखने चला जाता है तो बस पीछे फिर से बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं। सेम थिंग हैपेंस इन द डीएनए, सेम थिंग। इसने बोला अरे चलो दूर दूर बैठो, ऐसे कर दिया, दोनों सेपरेट कर दिया, ये फिर चला गया, ये बोले अरे ये तो चला गया, चलो फिर से चिपक जाओ, ये हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे बेटा एक और प्रोटीन्स को यूज किया जाता है। ये देखो, ये बहुत जबरदस्त चीजें हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे जो प्रोटीन्स लगते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बेटा SSBP। नाउ आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सिंगल स्ट्रैंड को स्टेबल कौन करेगा? ऑब्वियसली इसका नाम है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है बच्चों? Yes, sir. बट जो भी डायग्राम बनी है उसमें एक चीज का ख्याल रखना कि डायरेक्शन। देखो ये अगर 5' है तो ये क्या है बेटा? 3'। ये 3' है तो ये है 5'। पर आपको पता है डीएनए एक्चुअली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है यार, ऐसा हम कितना भी बोले कि हाँ इसने ओपन कर लिया, रेप्लिकेशन आय हो गया, ये हो गया, बट डीएनए इज कॉइल्ड। और आपको तो पता है अगर यहाँ इधर ये खींचेगा, इधर खींचेगा तो यहाँ टॉर्शन बढ़ेगा ना भाई, यहाँ तो कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग होना शुरू हो जाएगी और डीएनए विल डैमेज। हेलो, Yes, sir. समझा ना? ये तो डायरेक्ट फिजिक्स है, ठीक है, इसी को हम बायोफिजिक्स कहते हैं। अगर ये इधर से बीच से खींचेगा तो बेटा दोनों तरफ टॉर्शन बढ़ेगा, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग होगी एंड डीएनए विल डैमेज, इट विल ब्रेक डाउन। सो यहाँ पे रोल आता है बेटा एंजाइम का जिसका नाम है टोपोआइसोमरेज। जहां पे भी टॉर्शन बढ़ता है वहां ये जाएंगे, उतना डीएनए को बेटा थोड़ा सा तोड़ेंगे, रिलैक्स करेंगे, फिर जोड़ देंगे। ये काम करते हैं वो ताकि डीएनए डैमेज ना हो जाए। हेलो,
है ना। तो टोपोआइसोमरेज पूरी तरह से बेटा, है ना, आपको क्वेश्चन बस यही आएगी कौन सा एंजाइम क्या कर रहा है। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ हाइड्रोजन बॉन्ड को कौन ब्रेक करता है? सर हेलिकेज। समझ रहे हो आंसर क्या है बेटा? हेलिकेज। दूसरा, है ना, सिंगल स्ट्रैंड को कौन स्टेबलाइज करता है? सर सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। तीसरा, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को कौन रिलैक्स करता है? सर टोपोआइसोमरेज रिलैक्स करता है। उधर है ना बच्चों, क्लियर है? Yes, sir. ओके, नाउ इसके आगे देखो, इसके आगे जो बात होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आता है कि यहाँ पे ये हेलिकेज इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। तो डीएनए रेप्लिकेशन इज ऑलवेज बाय डायरेक्शनल। बाय डायरेक्शनल मतलब दोनों तरफ बेटा रेप्लिकेशन होता है। इट विल मूव ऑन द बोथ द साइड्स, है ना। अब यहाँ पे क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते, इसीलिए इतने पोर्शन को, हाफ पोर्शन को लेते हैं और हाफ पोर्शन हमें ऐसा दिखाई देगा, लाइक दिस। Now this is called as the replication fork, is the half of the replication eye. ये जो replication fork है, because it is the half of the replication eye, we can understand it. Now understand, बहुत ध्यान से सुनना। ये देखो, ये है 5' end, तो इसका मतलब जो एंड यहाँ पे है वो 3' है, ये है 3' है, ये 5' है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, सर ये सब जो है कॉपी कौन करेगा? Who will do this? तो आंसर है, उस एंजाइम का नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। सर ये कैसे होगा? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? इसका नाम ऐसा क्यों है? बिकॉज सबसे पहले देखो, ये जो है ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कर रहा है, एक एक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ जोड़ करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना रहा है, तो इसको मैं बोलता हूँ पॉलीमराइजेशन। इसलिए एंजाइम का नाम ही हो गया बेटा डीएनए पॉलीमरेज। बट ये बिना टेम्पलेट डीएनए को देख करके कर नहीं सकता काम, इलॉन्गेशन का, चेन फॉर्मेशन का, इसीलिए वो टेम्पलेट डीएनए के ऊपर डिपेंड है, इसलिए उसका बोलता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। मैंने ऊपर भी बताया, सेमी कंजर्वेटिव है, ठीक है। बट इसमें ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ना, इसमें एक एबिलिटी है कि ये इलॉन्गेशन फटाफट कर सकता है। मतलब इधर जो भी बेस पेयर्स है ना, वैसे ही बेटा बेसेस को देख देख करके अपना ना आगे बढ़ाएगा कार्यक्रम। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, ये वो बच्चा है जिसको अगर वो ऐसे जो है ना पूरा रट के जाते हैं, इंग्लिश के पेपर में पूरा ऐसे रट के गया, ठीक है, और वो थोड़ा इधर उधर देख के बोलता है, अरे वो थोड़ा पहला वाला स्टेटमेंट बता दे। एक बार तू पहला स्टेटमेंट बताएगा ना, मैं पूरा वैसे लिख के दे दूंगा। ऐसा होता है ना। मतलब ये भी वही वैसा ही है डीएनए पॉलीमरेज। इट कैन डू इलॉन्गेशन इन वेरी प्रॉपर मैनर विदाउट एनी एरर, बट इनिशिएट नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे रोल आता है बेटा एक और एंजाइम का जो इसको मदद करेगा। उस एंजाइम का नाम है बच्चों आरएनए पॉलीमरेज। चलो थोड़ा देर, सॉरी, उस एंजाइम का नाम है बेटा आरएनए प्राइमेज। अब आरएनए प्राइमेज क्या है भाई? आरएनए प्राइमेज एक छोटा सा टुकड़ा है। अब आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ इन बायोमोलिक्यूल्स। मैंने आपको एक बात बता के रखी है कि जब भी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा, whenever the phosphodiester bond forms, the direction of the phosphodiester bond is always 3' to 5'. Hello, if you remember, the direction of the phosphodiester bond formation is always 3' to 5'. मतलब दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जब भी बॉन्ड बनता है तो ऊपर वाले का तीसरा कार्बन का जो OH होता है और नीचे वाले का 5वें कार्बन पे जो फॉस्फेट होता है, उनके बीच में बॉन्ड बनता है। हेलो, यस और नो? Yes, sir. थर्ड कार्बन पहले वाले का, पिछले वाले के 5वां कार्बन, तो 3 to 5, 3 to 5, ठीक है, ऐसे ही बनेगा। मतलब अगर जब भी नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ना है तो OH चाहिए ना, कहीं ना कहीं तो OH दिखना चाहिए पहले, तभी तो जुड़ेगा। इसीलिए ये OH प्रोवाइड किया जाएगा डीएनए पॉलीमरेज को। कैसे प्रोवाइड करते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड दिस।
आपको ये बात याद रखनी है, डीएनए रेप्लिकेशन को समझने के लिए ये स्टेटमेंट मैं 3 या 4 बार बोलता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। आरएनए प्राइमर जो होते हैं वो हमेशा 3 प्राइम एंड पे ही जुड़ेंगे। यहाँ पे जुड़ गया, अभी आरएनए प्राइमर का ये 5' एंड है, तो यहाँ पे उसका 3' OH ग्रुप फ्री है। अब यहाँ OH फ्री है, मतलब नए नए न्यूक्लियोटाइड अब जोड़े जा सकते हैं। तो इसको बोलते बच्चों, ये जो है ना कॉम्प्लीमेंट्री छोटा सा सीक्वेंस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आरएनए प्राइमर, ठीक है। ये आरएनए प्राइमर बराबर जाकर के बेटा 3' एंड की तरफ आता है। देखो सुनना स्टेटमेंट, आरएनए प्राइमर ऑलवेज बाइंड्स एट द 3' एंड, always binds at the 3' end, always binds at the 3' end, never at the 5' end of the template strand। ये टेम्पलेट है ना बच्चों, है ना, इसके ऊपर नया बनेगा ना सेमी कंजर्वेटिव, बराबर। अब डीएनए पॉलीमरेज को जोश आता है, बोले अरे वाह OH भी लग गया है, डीएनए भी रेडी है, अभी तो कॉपीज करने का है, अभी मैं पूरा ऐसे लिखूंगा, है ना। और ये देखो उसका खुशी का ठिकाना नहीं है, और यहाँ पे वो आके अटैच हो जाएगा, है ना, यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉपरली आ गया डीए, और बस उसने कॉपी करना शुरू कर दिया नया स्ट्रैंड, इधर इधर इस डायरेक्शन में। कौन सा डायरेक्शन बेटा, न्यू स्ट्रैंड के हिसाब से क्या डायरेक्शन जा रहा है बता दो, 5 to 3। न्यू स्ट्रैंड के हिसाब से कैसा डायरेक्शन जा रहा है, 5 to 3। Why? Because RNA primer always binds at the 3' end of the template strand। Hello, Yes, sir. अभी देखो मजा बात सुनना, अजीब बात क्या है, यहाँ पे क्या है, ये जो है ना हेलिकेज, ये आगे आगे भाग रहा है, बोले मैं इधर के बॉन्ड तोड़ूंगा। अच्छा, ये डीएनए पॉलीमरेज बोला तू जितना तोड़ेगा मैं भी वो तेरे पीछे पीछे अभी कॉपी करते आ रहा हूँ, मेरा एक बार गाड़ी शुरू हो गई भी रुकूंगा नहीं, ठीक है। तो वैसा ही है, इसको तो बेटा खुला मैदान है अभी, बट प्रॉब्लम है नीचे वाले स्ट्रैंड का। नीचे वाले स्ट्रैंड के बारे में थोड़ा सोचो तो क्या हो रहा है उसके साथ गड़बड़। आरएनए प्राइमर यहाँ बाइंड नहीं हो सकता भाई, यहाँ बाइंड होगा क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि ये 5' एंड है, होता ही नहीं, तो यार गड़बड़ है। तो बिल्कुल सिंपल है, हम लोग बस यहाँ से यहाँ तक के पोर्शन को सोच सकते हैं, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अगर ये 5' एंड है बेटा उसका, तो ये क्या हो गया रे उसका 3' एंड। हेलो, ये 5 है तो ये क्या है 3। तो आरएनए प्राइमर ऑलवेज बाइंड्स एट 3' एंड, तो यहाँ आकर के प्राइमर अटैच हो जाता है। प्राइमर अटैच हुआ मतलब यहाँ पे तीसरे कार्बन का OH ग्रुप फ्री मिला, ठीक है। दूसरा एक घूम ही रहा है, बोले अरे वाह मेरे को भी मिल गया, चलो मैं भी कॉपी करूंगा। और ये क्या करेगा, ये बराबर इस साइड से, क्योंकि ये साइड से ये साइड पे नया स्ट्रैंड बनाएगा। नाउ सी वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली, ठीक है। दोनों स्ट्रैंड बन रहे हैं, दोनों ऑपोजिट भाग रहे हैं, बट डायरेक्शन इज 5' to 3'। न्यू स्ट्रैंड का डायरेक्शन हमेशा 5 to 3 ही होता है। ये 5 to 3 ही बन रहा है, ये भी 5 to 3 बन रहा है, ये उसका 3' है। क्यों? बिकॉज आरएनए प्राइमर एंड ऑलवेज बाइंड्स एट द 3' एंड। हेलो, है ना। क्वेश्चन क्या है बताइए, इतना सब पढ़ के जाने के बाद में वो क्या पूछते हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, आंसर 5 to 3। डन, खत्म डायरेक्शन, तो कुछ नहीं पूछते बाकी का, नो हेलिकेज, नथिंग नथिंग नथिंग। आप देखो पेपर उठा करके देखो, आप डायरेक्शन पूछते हैं बस। हेलो, डायरेक्शन, डायरेक्शन तो इजी है भाई, 5 to 3, कौन सा बड़ा बात है। क्यों? बिकॉज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑलवेज फॉर्म इन 3 to 5। अच्छा, अभी मजा नीचे है, इधर देखो, ठीक है, यहाँ देखो। बात करते बेटा उसी डीएनए के बारे में, वही फोर्क है, वही चीज है। बस यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इमेजिन करो कि हेलिकेज बहुत आगे बढ़ चुका है, ये लंबा सा, ठीक है ना, हेलिकेज बहुत आगे बढ़ चुका है। जब यहाँ आरएनए प्राइमर अटैच हुआ था यहाँ पे 3' एंड पे, तब यहाँ पे लगभग इस पोजीशन पे था हेलिकेज। अब हेलिकेज बहुत आगे बढ़ चुका है, यहाँ तक चला गया है, डीएनए को, बॉन्ड को
हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते तोड़ते बहुत आगे गया, बट नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि ये वाला जो स्ट्रैंड है ना, एक बार प्राइमर यहाँ पे OH था लग गया तो इधर कॉपी करते 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 नया स्ट्रैंड बनाया जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए ये रुकता ही नहीं है, इसको लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ये नया स्ट्रैंड जो बन रहा है ये लीडिंग है, बिकॉज इधर जितना बेटा वो हेलिकेज तोड़ेगा उतना बेटा ये जोड़ता चला जाएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो इसको है, ये देखो ये 5' 3' है, इसको प्रॉब्लम नहीं है। ये जो टेम्पलेट है जो कि 3'5' है उसको दिक्कत है। क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ, सिंपल ध्यान से। RNA प्राइमर ऑलवेज बाइंड्स एट 3' एंड, RNA प्राइमर ऑलवेज बाइंड्स एट 3' एंड। तो हमने देखा कि जब हेलिकेज यहाँ तक ही तोड़ा था तो हमने RNA प्राइमर यहाँ लगवा दिया, ठीक है, और फिर यहाँ तक कॉपी बनवा दी थी, है ना, यहाँ तक कॉपी बना दी। अब प्रॉब्लम है कि हेलिकेज और आगे बढ़ गया। अब आगे बढ़ गया तो यार यहाँ पे कॉपी हो गई, अब इधर क्या करेंगे, तो फिर से क्या करेंगे। अब ये बन गया उसका 5' एंड, तो ये बन गया 3' एंड, तो यहाँ एक RNA प्राइमर अटैच कर दिया, ठीक है, और फिर बेटा यहाँ तक कॉपी कर दी। फिर देखता है अरे इधर कॉपी करते फिर हेलिकेज आगे बढ़ गया, तो फिर एक RNA प्राइमर लगा दो, यहाँ पे RNA प्राइमर लगा दो, ठीक है, फिर कॉपी करा दो। सो कैन यू सी, इसको मैं लैगिंग स्ट्रैंड कहता हूँ। Why? RNA primer binds at 3' ends. Hello, hello. Can you see it? अरे कुछ दिख रहा है, कुछ सुन रहे हो कि नहीं, कुछ तो बोलो। Yes, sir. So RNA primer always binds at 3' end. So every time the strand which is actually 5'3", ये वाला जो है मतलब फोर्क से जो 3 है वो बेटा लीडिंग चल रहा है, उसको रोकने का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो OH यहाँ पे मिल गया था। अब आगे आगे जितना है OH तो चल रहा है, वो उसको प्रॉब्लम नहीं है। और जो नीचे वाला स्ट्रैंड है वो लैगिंग स्ट्रैंड है, लैगिंग, ठीक है। इसको डिस्कवर किया था बेटा जापानीज साइंटिस्ट ओकाजाकी ने, इसीलिए इनको ही हम लोग ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। लैगिंग स्ट्रैंड में जो चीजें दिखने को मिलती है, ये वाला एक फ्रैगमेंट, दूसरा फ्रैगमेंट, इनको हम लोग बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। तो बेटा जब एक स्ट्रैंड को आप देखोगे तो ऑन वन स्ट्रैंड इट इज अ लीडिंग, ऑन अनदर स्ट्रैंड इट इज अ लैगिंग। आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू व्हाट इज ओकाजाकी फ्रैगमेंट। कौन से जगह पे मिलेंगे आपको? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर फाउंड इन लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। इसको और भी थोड़ा ध्यान से मतलब समझाने के लिए एक और वर्ड लिखा गया है, उसको बोलते हैं, इसको हम कंटिन्यूअस स्ट्रैंड कहते हैं। ये कभी अब ब्रेक नहीं होगा, जितना हेलिकेज आगे हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेगा वैसे ये बनाता ही चला जाएगा। ये जो है DNA पॉलीमरेज रुकेगा, चला आगे, हेलिकेज तुम आगे बढ़ो मैं तुम्हारे पीछे छू, ऐसा करे, उधर लीडिंग स्ट्रैंड पे है, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड पे है, बट लैगिंग स्ट्रैंड पे ऐसा नहीं है, ठीक है। एक बार यहाँ पे अटैच हो गया, यहाँ से कॉपी कर गया, यहाँ तक आया, फिर बोले अरे यहाँ पे खोल दिया, अच्छा भाई इधर एक लगा दो, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे आ गया, फिर एक खोल दिया, ऐसे। तो इसको बोला हम लोग डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड कहते हैं। मतलब जब भी आप DNA का रेप्लिकेशन देखोगे तो उसमें बेटा आपको 2 स्ट्रैंड देखने को मिलेंगे नए वाले, एक कंटिन्यूअसली बनता चला जाता है, एक दूसरा डिसकंटिन्यूअसली बनता चला जाता है, जहां पे आपको ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स होते हैं। व्हाई? बिकॉज़ RNA प्राइमर ऑलवेज बाइंड्स एट 3' एंड, है ना। हेलो, क्यों? क्योंकि बॉन्ड जो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हमेशा 3 to 5 ही बनेगा। पहले एक OH होगा, उसी को बेटा दूसरा यहाँ पे 5वें कार्बन का फॉस्फेट जाके अटैच हो सकता है। ये DNA पॉलीमरेज का कैरेक्टरिस्टिक है, वो ऐसा ही करता है। हेलो, isn't it? और ये रियलिटी है, हमने आर्टिफिशियली भी ऐसा करके देखा है, नॉट इन द सेल आल्सो। हमारा साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है। आपने शायद सुना होगा हरगोविंद खुराना इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट है, he got the Nobel Prize. What he did, क्या कंट्रीब्यूशन है भाई उनका, क्यों नोबेल प्राइज मिला उनको? He prepared artificially RNA in the lab. है ना, ये तो सेल की बात हो रही है, सेल में क्या होता है क्या नहीं होता है,
और भी उसको भी अभी 50-60 साल हो गए, मतलब पुरानी बात हो गई है, तो दादा परदादा के जमाने की बात है, उन्होंने किया था ये। आज तो हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, टू मच। पक्का बेटा? Yes, sir. तो मुझे यहाँ आप नोटिस करना है कि सर ये डीएनए कैसा बन रहा है, इसमें बीच बीच में आरएनए के भी टुकड़े है ना, आरएनए प्राइमर, तो ये तो है ना सारा हल्दीराम मिक्सचर बन रहा है यहाँ पे, तो ये तो गड़बड़ है। तो यहाँ पे बेटा रोल आता है डीएनए पॉलीमरेज का खुद का ही। डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ ये सब बनाता नहीं है, उसमें वो कुछ एबिलिटीज और है। क्या करते हैं उसमें? प्रूफ रीडिंग एबिलिटी है, वो चेक करेगा वापस जा करके सब बेस पेयर बराबर तो जुड़े हैं कि नहीं, ये भी चेक करता है। बहुत स्पीडली होता है ये भी होता है, ठीक है। रिपेयरिंग भी करेगा, अच्छा यहाँ गलत लगा यहाँ पे तो सही करेगा, ऐसा भी करता है। क्यों? क्योंकि रेप्लिका बना रहे हैं, रेप्लिका, रेप्लिकेशन, एक्सैक्ट कॉपी। हेलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे सबके लाइफ का क्वेश्चन है, और इतने सारे मिलियंस ऑफ ईयर से ये प्रोसेस चल रही है। एररलेस, समझते हो एररलेस क्या होता है ना? सो आपके अंदर आज भी ये प्रोसेस एररलेस हो रही है, अभी भी हो रही है, इनसाइड यू, समवेयर इन योर सेल्स, इट इज हैपनिंग राइट नाउ आई एम सेइंग, ठीक है, इट्स हैपनिंग। सो वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर दैट ये जो प्रोसेस होती है ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। अब इसमें क्योंकि डीएनए बन रहा है तो आरएनए प्राइमर का क्या रोल है भाई? तो यही डीएनए पॉलीमरेज धीरे धीरे पढ़ता है, दिखता है अरे ये तो आरएनए है भाई, ये भी आरएनए, इसका क्या काम है? इसका काम हो गया चलो, तो इसको निकाल के फेंक भी देता है। देखो एरर को भी करेक्ट करता है, आरएनए प्राइमर को निकाल के फेंक भी देता है उठा करके, चलो इसका कोई जरूरत नहीं है। सो रिमूवल ऑफ द आरएनए प्राइमर, ठीक है, करेक्शंस ऑफ द एनी एरर एंड फाइंडिंग द एरर, ये सारे काम डीएनए पॉलीमरेज खुद करता है। यस एवरीवन, बस एक उसमें एबिलिटी नहीं है, वो क्या? इनिशिएशन, शुरुआत नहीं कर पाएगा, है ना, तब आरएनए प्राइमर चाहिए, है ना। तो आरएनए प्राइमर को निकाल दिया जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे आरएनए प्राइमर निकाल दिए जाएंगे तो गैप बनेगी ना बीच बीच में, क्योंकि देखो ये यहाँ तक एक्सटेंड हुआ, यहाँ तक, बेटा यहाँ निकालोगे तो यहाँ गैप बनेगी कि नहीं? तो ये गैप्स को कौन फिल करता है, ये क्वेश्चन आता है, तब आंसर लिखना है बेटा डीएनए लाइगेज। चलो बताओ, हु फिल्स द गैप ऑफ द लैगिंग स्ट्रैंड? आंसर क्या है बताओ? डीएनए लाइगेज, ठीक है। ओकाजाकी फ्रैगमेंट कौन से स्ट्रैंड पे होते हैं सर? लैगिंग स्ट्रैंड पे होते हैं। आरएनए प्राइमर कौन से जगह पे बाइंड होता है सर? इट इज ऑलवेज बाइंड्स एट द 3' एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड। What is the direction of DNA replication? Sir, 5' to 3'. हेलिकेस क्या करता है सर? हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ता है, हेलिक्स को सिग्नल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करता है। एसएसबीपी उसको स्टेबलाइज करता है। डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन करता है। आरएनए प्राइमेज नाम का एंजाइम आरएनए प्राइमर्स को लाके चिपका देता है, उसका नाम ही है आरएनए प्राइमेज। क्या नाम है बेटा उसका? आरएनए प्राइमेज आएगा और आरएनए प्राइमर को जाके वहां पे चिपका देगा, बोलेंगे तो यहाँ अटैच हो, ठीक है। Who will proofread, who will repair and who will remove the RNA primer? Answer is sir, DNA polymerase itself do all these tasks, ठीक है, ये इसी, ठीक है। सर डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है ना? हाँ, बट क्या ये सेमी कंजर्वेटिव कंटिन्यूअस है या सेमी कंजर्वेटिव डिसकंटिन्यूअस है? नाउ आई विल गिव द आंसर। आपको एक चीज मैंने समझाई कि ये वाला कंसेप्ट समझने के लिए हमने रेप्लिकेशन फोर्क लिया, बट ये रियलिटी है क्या? नहीं, रियलिटी तो ये है, रेप्लिकेशन बबल, रेप्लिकेशन आई। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इट इज, सी इट्स वेरी केयरफुली। बच्चों आप अगर नोटिस करोगे तो ये है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये है बच्चों रेप्लिकेशन आई। हेलो, हमने इसको सेंटर से यहां से ऐसे कट किया और बोला कि एक साइड को रेप्लिकेशन फोर्क मान लो, मान लिया।
ना मान लेते हैं ये 5 डैश एंड है तो ऑब्वियसली इसको 3 डैश एंड माना, और ये 3 डैश एंड है तो ये 5 डैश एंड। हमने कहा कि आरएनए प्राइमर ऑलवेज बाइंड्स एट द 3 डैश एंड, ओके तो यहाँ पे बाइंड हो गया आरएनए प्राइमर। तो फिर क्या, कुछ नहीं सर, यहाँ पे जो डीएनए बनेगा वो ऐसा बनेगा लीडिंग, ओके बॉन्ड। और यहाँ पे सर, यहाँ पे ओकाजाकी फ्रैगमेंट देखने को मिलेंगे क्योंकि ये लैगिंग स्ट्रैंड है। यस, बट कैन यू सी इट हाउ इट इज, यू नो, वेरी केयरफुली। अगर ये 5 डैश है तो ये क्या है बेटा उसका 3, ये क्या है 5। अगर ये 5 है तो ये वाला क्या हो गया बच्चों 3 डैश एंड। आरएनए प्राइमर ऑलवेज बाइंड्स एट, सर 3 डैश एंड पे आरएनए प्राइमर बाइंड होता है तो ये लीडिंग है। हाँ सर ये लीडिंग है, तो ये सर ये लैगिंग है। अगर आप ओवरऑल सही ढंग से देख पा रहे होंगे तो क्या सही में कोई भी स्ट्रैंड कंटिन्यूअसली बनता है क्या? No, sir. No, sir. ये है ना, अगर आप रियल पिक्चर देखो तो मैंने समझने के लिए कौन लीगिंग कौन लैगिंग ऐसा सब दिया है ना, बट रियली में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। तो कोई भी जब रेप्लिकेशन 4 को आप देखोगे कंप्लीटली तो वो समझ में आता है हाँ लीडिंग है लैगिंग है स्ट्रैंड्स। बट जब आप ओरिजिनली रेप्लिकेशन आई को देखते हो, क्योंकि देखो इट इज अ बाय डायरेक्शनल प्रोसेस, ये इस डायरेक्शन में कॉपी करते जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। आप कोई भी एक लोगे तो आपको ये लीडिंग लैगिंग समझ में आ जाएगा, बट रियलिटी में बोथ द स्ट्रैंड्स आर डिसकंटिन्यूअस। हेलो, सो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन विल बी, है ना, is the DNA replication semi-conservative and discontinuous? Answer is yes, sir. It is always discontinuous. It is never continuous. Hello, isn't it? Sir, can you repeat the question? Simple. DNA replication का nature कैसा है वो पूछेंगे तो आप बोलना सर it is a semi-conservative and discontinuous, है ना। तो सेमी कंजर्वेटिव होता है, ओल्ड स्ट्रैंड के ऊपर न्यू स्ट्रैंड बनता है, और आपको कोई भी स्ट्रैंड प्रॉपर्ली कंटिन्यूअसली बनते हुए नहीं दिखाई देगा। क्योंकि अगर इसको आपने 3 डैश एंड माना तो ऑब्वियसली बेटा ये उसका 5 डैश एंड हो जाएगा, ठीक है, और ये ऐसा ही होगा क्योंकि एंटी पैरेलल नेचर है। एंड सो दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज ऑलवेज लाइक दैट ओनली, ठीक है ना। अगर आप पूरा एंटायर डीएनए देखोगे मतलब किसी भी यूकैरियोटिक सेल का, वो तो बहुत लंबा होता है। तो सर क्या एक ही रेप्लिकेशन बबल बनता है रेप्लिकेशन? तो आंसर है कि एक एंटायर लीनियर डीएनए के ऊपर बहुत सारे रेप्लिकेशन आए बनते हैं। देखो मैं है ना धीरे धीरे आपको है ना ओरिजिनल चीजें दिखा रहा हूँ। हेलो, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये अच्छा ये 5 डैश है, ये 3 डैश है, ये 3 डैश है, ये 5 डैश है, ओके ठीक है। अगर ऐसा है तो आप इमेजिन करो कितने सारे रेप्लिकेशन आए बने है ना। और अगर आप इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखो, ये इधर से कॉपी करते हुए इधर से कॉपी करते हैं, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। हेलो, है ना। तो द स्पीड इज वेरी कमांडेबल, है ना। बहुत तेजी से डीएनए रेप्लिकेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे रेप्लिकेशन फोर्क निकलते हैं, बहुत जगह पे बेटा ये रेप्लिकेशन फोर्क रेप्लिकेशन बबल काम करते हैं, एंड दे विल मीट एट सम पॉइंट। इधर से हेलिकेज आया, इधर से आया, इधर दोनों मिल गए, हो गया काम खत्म। तो इस तरह से lengthy millions base pair DNA will divide in very short duration, ठीक है। स्पीड वेरी करती है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करती है, स्पीड हर जगह पे होती नहीं है, ठीक है। हो सकता है पर सेकंड 2000 बेस पेयर्स भी ऐड किए जाए, 2000 बेस पेयर्स पर सेकंड, इट्स टू मच, है ना। वो भी एररलेस, कैसा बेटा, विदाउट एरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज मेकिंग अ रेप्लिका ऑफ योर डीएनए। क्लियर? नाउ सी इन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, बड़ा मजेदार केस है यहाँ पे। एक्चुअली ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना, उनका डीएनए बच्चों सर्कुलर है। यस सर, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, ठीक है। इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरियल डीएनए, बैक्टीरिया में ऐसा सर्कुलर डीएनए होता है।
प्रोकैरियोट्स में ऐसा सर्कुलर डीएनए होता है। अब होता क्या है कि इनमें कहीं पे एक ही जगह पे यहाँ पे ही बस रेप्लिकेशन होगा। अगर आपको याद हो तो प्लाज्मिड को पढ़ाते समय मैंने लास्ट क्लासेस में आपको ओआरआई साइट के बारे में बता के रखा है। ओआरआई साइट मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये चीज मैंने आपको बता के रखी बेटा, इफ यू रिमेम्बर। ठीक है, इसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, हाँ भाई, इसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को आप देखोगे तो आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी बच्चों। क्या मिलेगा देखते हो तो यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को यहाँ से ही बस है ना उसका रेप्लिकेशन बबल निकल सकता है। तो आपको बेटा जो रेप्लिकेशन शुरू होगा तो यहीं पे होगा, यहीं पे बेटा उसका रेप्लिकेशन आए निकलेगा क्योंकि ओआरआई साइड यहीं पे है। ठीक है, इधर हेलिकेज लग गया, इधर हेलिकेज लग गया, चले कॉपी करते करते। ठीक है, इधर इस डायरेक्शन में भी कॉपी होगा, इस डायरेक्शन में कॉपी होगा। थोड़ी देर बाद में ही आपको ऐसा दिखाई देगा। बड़ा हो गया, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो। ठीक है, इसके ऊपर बेटा यहाँ पे लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग, वैसे बनता चला जा रहा है। यू कैन सी इट। बट अगर आप इसको कंपेयर करते हो टू अ लेटर, इट्स अपीयर लाइक अ थीटा, इसलिए इसको बोलते हैं थीटा रेप्लिकेशन। क्लियर है रे? थीटा रेप्लिकेशन कहाँ देखने को मिलता है? थीटा रेप्लिकेशन इज सीन इन द प्रोकैरियोटिक सेल। और इनमें बहुत सारे रेप्लिकेशन बबल कभी नहीं बनते, एक ही बनेगा। नीड नहीं है, छोटा डीएनए सर्कुलर है ना, इसीलिए। So theta replication is always seen in case of what the prokaryotic DNA. So by this way, the end of the concept that is called as what the replication of DNA. कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, पूछ लो भाई। कोई डाउट है क्या? हेलो Sir, so there will be a different kind of replication in eukaryotic cells. क्या क्या? So there will be a different kind of replication in eukaryotic cells. No, not exactly. Different kinds of replication क्यों होंगे? There So will be like no this is beta replication. So for eukaryotic there is something other kind of replication. no, nothing. बस ये थीटा जैसा दिखता है इसीलिए उसको थीटा रेप्लिकेशन कहते हैं। बाकी उसमें ऐसा कोई स्पेशलिटी नहीं है ना। Okay, sir. Appears like theta, so we call it as a theta replication because actually it's a circular DNA. How it is different from the linear DNA which is seen in case of the eukaryotic cell, that is only the plus point here, otherwise nothing. कोई दूसरा मुद्दा इसमें है ही नहीं। So by this way, the portion that is what the DNA replication, क्योंकि DNA replication के बारे में आप और भी जानते हो, हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, तो इस तरह से बेटा DNA अपनी कॉपीज बना लेता है सिंपली। ठीक है, और फिर एक अलग अलग जनरेशन में अलग अलग सेल में इसको ट्रांसफर किया जाता है। सेल डिवीजन के वक्त प्रॉपर इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। ठीक है, डायड से मोनैड बनेगा and these replica DNAs will be separated from each other. That will happen. Now obviously दूसरी जो स्टेप होती है जिसको हम पढ़ते हैं उसको हम लोग कहते हैं बेटा ट्रांसक्रिप्शन। अब यार ट्रांसक्रिप्शन क्या चीज है? ट्रांसक्रिप्शन मतलब आप जानते हो यहाँ पे एक्चुअली डीएनए से आरएनए बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ डीएनए है, डीएनए से बच्चों आरएनए बनता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। नाउ ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे डीएनए को कॉपी किया जा रहा है तो जो एंजाइम होगा वो डीएनए डिपेंडेंट होगा। बट बनाते समय डीएनए से कॉपी हो रहा है, इट इज कॉपीड फ्रॉम द डीएनए, बट व्हाट इट इज फॉर्मिंग? इट इज फॉर्मिंग आरएनए, पॉलीमर ऑफ आरएनए। So the enzyme's name is DNA dependent RNA polymerase. इसे हम लोग कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये भी बेटा एक पॉलीमराइजेशन ही होता है।
But how it is different from replication? The answer is very simple. जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो एंटायर डीएनए गेट्स कॉपीड. इट्स अ वेरी ह्यूज प्रोसेस, यू नो, है ना, बहुत बड़ी प्रोसेस है. डीएनए पूरा का पूरा कॉपी होता है एंड टू एंड. यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है. यहाँ पे जितने डीएनए का काम है, जितना प्रोटीन का इंफॉर्मेशन है, उतनी ही कॉपी करनी है बस. छोटे छोटे टुकड़े कॉपी करने हैं, पूरा करना ही नहीं. बट यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सा फंडा है जो मैं आपको बताना चाहूंगा. ठीक है, बहुत ही प्रॉपर अटेंशन देना कि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है और यह क्यों किया जाता है. ठीक है, नाउ देखो, अगर हम डीएनए को मानते हैं एज अ जीन, क्योंकि वो एक आरएनए बनाएगा और उसी आरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा. लेट्स अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट वेरी प्रिसाइजली. देखो, मेरे पास ये डीएनए है, मैं इसको बड़े ही स्लोली बताऊंगा ताकि आप समझ जाओ. ठीक है, इसका सीक्वेंस है बेटो ATCGAC. नाउ दिस इज इट्स अ डायरेक्शन दैट इज 3' to 5'. ओके, नाउ इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है वो ये है. इसका सीक्वेंस होगा C है तो G है, A है तो T है, G है तो C है, C है तो G है, T है तो A है, A है तो T. दैट्स इट. ठीक है, now its direction is 5' to 3'. you know this is a DNA. now इससे हम मुझे mRNA बनाना है. बहुत ध्यान से देखना. मान लेते हैं कि मैंने अगर इस डीएनए स्ट्रैंड से आरएनए बनाया. प्रॉब्लम ये है कि सर एक्चुअली दोनों ही डीएनए स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा क्या? ये पहला क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस ओनली. सर अगर दोनों ही आरएनए डीएनए से आरएनए बनेगा तो क्या होगा? नंबर 1, तो यहाँ पे नोटिस करो, अगर इसके ऊपर आरएनए बना, ये वाला जो 3' to 5' है, इसके ऊपर अगर आरएनए बना तो उस आरएनए का सीक्वेंस क्या होगा? ऑब्वियसली उस आरएनए का सीक्वेंस होगा, क्योंकि A ऑलवेज पेयर्स विद द U, तो उसका सीक्वेंस होगा U, देन T है तो A है, देन C है तो बेटा G होगा, देन, है ना, G है तो C होगा, देन U होगा, देन G होगा. तो जो आरएनए बनेगा वो 5' 3' इस तरह से बनेगा. See the sequence. L. क्या आपको समझ में आया? अगर मैं इसे एज ए टेम्पलेट मानता हूं तो ये वाले पक्का? हेलो, isn't it? Yes, sir. अभी देखो, अगर मैं मानता हूं कि अगर मैं ये जो नीचे वाला जो स्ट्रैंड है, ये वाला, इसको अगर मैं मानता हूं, ठीक है, तो क्योंकि कॉपी हमेशा 3 to 5 होगी टेम्पलेट के हिसाब से, और नए स्ट्रैंड के हिसाब से 5 to 3 होगी, इसलिए मैं हमेशा यहाँ से शुरू करता हूँ. 3 टेम्पलेट के 3 से ही मैं शुरू करूंगा हमेशा. तो यहाँ पे G है तो बेटा यहाँ डेफिनेटली बेटा यहाँ C होगा, यहाँ T है तो यहाँ A होगा, यहाँ G होगा, यहाँ C होगा, यहाँ पे बेटा अगेन A होगा, एंड देन सॉरी यहाँ G होगा, एंड देन A एंड U. So this way, no, यहाँ पे A होगा, सॉरी यहाँ पे U. I will just make it correct. ठीक है, the sequence will be like this one. ठीक है, the C A G C U A. Okay, now this is 5' to 3'. तो आपको 2 mRNA मिले हैं बच्चों. इसका भी mRNA मिला, ये भी mRNA मिल गया. Can you see it very carefully? तो बेटा अगर ये दोनों, क्या UA से पेयर नहीं करेगा? करेगा. ये पेयर करेगा, ये पेयर करेगा, ये पेयर करेगा. तो अगर आपने 2 mRNA बना दिए तो बेटा दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएंगे और दोनों ब्लॉक हो जाएंगे, तो इनको पढ़ ही नहीं पाएंगे हम लोग. यू कैन नॉट रीड टू मेक द प्रोटीन. हेलो, why both the strands cannot be copied? Hello, because if both the strands of DNA will be copied, it will form 2 complementary RNAs, and both the RNAs will again form the double-stranded RNA, which is useless effort there. कुछ मतलब नहीं हुआ ना. हमने डबल स्टैंडर्ड डीएनए से डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाया, उसको फिर पढ़ नहीं सकते. राइबोसोम कैन नॉट रीड इट एंड मेक द प्रोटीन. हेलो, यस और नो? बिल्कुल भी ऐसा ही होगा.
तो यहाँ पे बहुत ही सोचने वाली बात ये होती है कि वन ऑफ द स्ट्रैंड्स बिहेव्स एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड बिहेव करता है, दूसरा नहीं करता। अब ये कैसे तय किया जाएगा? इसीलिए जहां पे एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन होता है उसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। बहुत ही ध्यान से इस चीज को समझो, क्योंकि ये बहुत डीप माइक्रो है ना, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले पोर्शंस है ना। मैं बहुत सिंप्लीफाई वे से और वो भी बहुत डायरेक्टली आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ट्रांसक्रिप्शन रेट, प्रॉब्लम आपको समझ में आया? अगर दोनों डीएनए स्ट्रैंड से एमआरएनए बनाए गए तो दोनों एमआरएनए भी एक दूसरे को बेटा चिपक जाएंगे, डबल स्ट्रैंड बना लेंगे, एंड सो दैट यू कैन नॉट मेक द प्रोटीन फर्दर। ठीक है, तो यार हमारा तो ये पर्पस ही नहीं। तो हाउ टू मेक श्योर कि मस्ट ओनली वन स्ट्रैंड शुड बी कॉपीड एंड अदर शुड नॉट बी। सो टू मेक इट द जीन, जिसको हम जीन कहते हैं, वो कोई एक सिंगल सीक्वेंस वाला पोर्शन नहीं है, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे कि प्रोमोटर, टर्मिनेटर एंड द स्ट्रक्चरल जीन। सो अंडरस्टैंड दिस। अगर मैं मानता हूं, थोड़ा ध्यान देना, ये डायग्राम को मैं क्लियर करता हूं, मैं मानता हूं कि मुझे सिर्फ यही एमआरएनए बनाना है, उतनी ऊपर वाला। ठीक है, तो मेरा टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन होगा बेटा? टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन होगा? है ना, ये होगा मेरा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, करेक्ट है। और अगर ये टेम्पलेट होगा तो मुझे ये आरएनए मिलेगा, है ना, करेक्ट है। इसको मैंने टेम्पलेट मान लिया। ठीक है, बट क्या आप नोटिस करते हो कि जो टेम्पलेट है, ठीक है, उसके अपोजिट वाला जो स्ट्रैंड है, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से कर देता हूँ, ये वाला एक्चुअली जीन यही है। हेलो, कितने लोगों को समझ में आया? मैंने बोला जो, फिर से सुनना, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है ना वो जीन नहीं है, उसके सामने वाला स्ट्रैंड है ना वही जीन है। एक्चुअली वही तो मैसेज है। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको कॉपी करता हूँ ना, तो मुझे जो स्ट्रैंड मिला है एमआरएनए का, उसको पढ़ो तो UAGCUG, और बेटा ये वाले ग्रीन वाले स्ट्रैंड को पढ़ो TAGCTG, UAGCUG। तो बस T और U का डिफरेंस है, बाकी सीक्वेंस बिल्कुल जैसा का वैसा है। हेलो, है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं इसे, हम जब टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं तो इस स्ट्रैंड को हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, isn't it? हेलो, Yes, sir. है ना। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है। अगर मैंने एक को टेम्पलेट स्ट्रैंड माना, जिसके ऊपर कॉपी किया जाएगा वो टेम्पलेट स्ट्रैंड, बट जिसके जैसी कॉपी होगी वो बेटा कोडिंग स्ट्रैंड है, वही जीन है। हेलो, ठीक है। मतलब जो चीज आप पढ़ रहे हो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज आप समझ रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, व्हाट यू आर गेटिंग। इसीलिए हम कोडिंग स्ट्रैंड को ही सेंस स्ट्रैंड कहते हैं, और टेम्पलेट स्ट्रैंड को बेटा हम लोग एंटी सेंस स्ट्रैंड कहते हैं, isn't it? जिस स्ट्रैंड के ऊपर एमआरएनए बनाया जा रहा है उसे मैं एंटी सेंस स्ट्रैंड कहता हूं। क्यों? क्योंकि उसके अपोजिट वाले स्ट्रैंड जैसा एमआरएनए बनेगा। मैं पढ़ता हूं इसको, मुझे समझ में आता है ये। हेलो, I read this but I understand this, so this is my sense, this is my actual message is this, you know. पक्का है रे? हेलो, Yes, sir. है ना। So if we draw this way, if this is a template strand and this one is a coding strand, देखो ये है टेम्पलेट 3' to 5', ठीक है, और ये है बेटा कोडिंग 5' to 3', दिस इज अ कोडिंग। ठीक है, तो होता क्या है कि जो कोडिंग स्ट्रैंड है बिल्कुल उसके 5' एंड की तरफ हमेशा एक छोटा सा सीक्वेंस होता है। इस सीक्वेंस को हम लोग प्रमोटर सीक्वेंस कहते हैं।
ठीक है। और कोडिंग स्ट्रैंड के बेटा इस साइड में 3' एंड की तरफ एक और सीक्वेंस होता है जिसको हम टर्मिनेटर सीक्वेंस कहते हैं। नाउ आरएनए पॉलीमरेज बराबर पहचानता है कि प्रमोटर सीक्वेंस कहाँ पे है। वो बराबर अगर ये अच्छा इधर प्रमोटर सीक्वेंस है ना, तो फिर ये उसका टेम्पलेट हो गया और इसी के ऊपर कॉपी बनेगी, ऑल्दो इसके जैसी बनेगी। कोडिंग स्ट्रैंड के हिसाब से रेफरेंस से कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड की तरफ हमेशा प्रमोटर होगा ऑलवेज। आप कोई भी जीन उठा करके देखो। और कोडिंग स्ट्रैंड के 3' एंड की तरफ हमेशा टर्मिनेटर होता है। इसका मतलब कोडिंग स्ट्रैंड के अपोजिट वाले स्ट्रैंड को ही कॉपी करना है। ये आरएनए पॉलीमरेज को समझ में आता है। इट विल स्टार्ट फ्रॉम द प्रमोटर एंड 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 एट द टर्मिनेटर एंड। हेलो, है ना। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, बड़ा ध्यान से और स्लोली बोलता हूँ। प्रमोटर इज ऑलवेज प्रेजेंट एट 5' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। हेलो। दूसरा स्टेटमेंट, टर्मिनेटर इज ऑलवेज प्रेजेंट एट 3' एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है। या तो मैं उसको ऐसे भी तो कह सकता हूँ कि प्रमोटर इज ऑलवेज सिचुएटेड एट 3' एंड ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड। करेक्ट है ना। टर्मिनेटर इज ऑलवेज प्रेजेंट एट the 5' end of the template strand। अब हम कौन से स्ट्रैंड के हिसाब से बोल रहे हैं, हम लोग डायरेक्शन बदल सकते हैं, है ना। तो क्योंकि कॉपी हमेशा टेम्पलेट की ही होगी 3 to 5 और नया mRNA हमेशा 5 to 3 ही बनेगा। ठीक है। तो प्रमोटर से शुरुआत होगी और टर्मिनेटर पे खत्म हो जाएगी। Isn't it clear? हेलो। इसको ही हम लोग ट्रांसपिरेशन यूनिट कहते हैं, जो ये तय करता है कि एक्चुअली कौन सा स्ट्रैंड कॉपी होना चाहिए। जिस स्ट्रैंड के 5' एंड की तरफ कोडिंग प्रमोटर होगा, है ना, और है ना 3' एंड की तरफ कोडिंग पे टर्मिनेटर होगा, उसके अपोजिट वाला ही कॉपी किया जाएगा। इजंट इट? दोनों स्ट्रैंड कभी कॉपी होते हैं क्या? नहीं होते। प्रमोटर कहाँ पे होता है सर? 5' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। टर्मिनेटर कहाँ पे होता है सर? 3' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। कॉपी किसको किया जाता है सर? टेम्पलेट स्ट्रैंड को। अच्छा, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहाँ पे है सर? कोडिंग स्ट्रैंड के अपोजिट, सेंस स्ट्रैंड के अपोजिट। अच्छा, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड को क्या कहते हैं सर? उसे एंटी सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। एंटी सेंस। ओह यस यस, ओके। आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए मतलब ट्रांसक्रिप्शन का डायरेक्शन क्या है सर? डायरेक्शन आप कभी भी यही याद रखने का है, 5' to 3', 5' to 3', because phosphodiester bond always form in 3 to 5'। क्योंकि यहाँ पे भी तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही तो बनाया जा रहा है। आरएनए बन रहा है तो भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ही तो बन रहे हैं। सो द डायरेक्शन इज 5' to 3'। हेलो, Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन बहुत ही सिंपली ये वाला हमेशा पूछते हैं, क्योंकि इसमें बहुत लोगों को अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली होती नहीं है, तो इसके बारे में बहुत बार बेटा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैं बता दूं, ये जो प्रोकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है, इसमें एक्चुअली 3 चीजें होती है। एक होता है सिग्मा फैक्टर, एक होता है मेन बेटा कोर एंजाइम, जो कि वही इलोंगेशन करने वाला मेन एंजाइम, और एक होता है रो फैक्टर। कंसेप्ट को समझ लो। ठीक है। यहाँ पे मजेदार बात ये है कि जब भी डीएनए की कॉपी बनाई जाएगी, ये देखो ये है वो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। अब इसको ओपन करना पड़ेगा ना, इसे भी तो ओपन करना पड़ेगा। हु विल ओपन? ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए भी उसको खोलना तो पड़ेगा, क्योंकि कॉपी करनी है। तो ये है बच्चों 3' एंड और ये है बच्चों 5' एंड। ये है 5' एंड, यहाँ पे 3' एंड है।
यहाँ पे बेटा प्रमोटर सीक्वेंस है, यहाँ पे बच्चों टर्मिनेटर सीक्वेंस है। हेलो, तो प्रमोटर सीक्वेंस को ये जो है सिग्मा फैक्टर आके पहचानता है। सिग्मा फैक्टर, दिस इज अ सिग्मा फैक्टर, ठीक है। सिग्मा फैक्टर बराबर बेटा प्रमोटर सीक्वेंस को पहचानता है, वहां जाके अटैच हो जाता है। जैसे ही सिग्मा फैक्टर अटैच होता है, ठीक है, सिग्मा फैक्टर को बहुत ही बेटा आरएनए पॉलीमरेज से लगा हुआ है, तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ के आके बाइंड हो जाएगा। बोले अच्छा इधर है तू, मतलब यहाँ प्रमोटर है। हाँ, तो जैसे ही अटैच हो जाता है ये, है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड आरएनए पॉलीमरेज ही धीरे धीरे ब्रेक करता है, आगे आगे, एकदम से नहीं खोलता, जितना कॉपी करना है उतना खोलता है। तो यहाँ पे कोई हेलिकेज की जरूरत नहीं है, आरएनए पॉलीमरेज खुद से बेटा यहाँ पे दो जो बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड उनको तोड़ेगा। नंबर 1, आरएनए पॉलीमरेज खुद बेटा बॉन्ड्स को तोड़ेगा, सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कराएगा। दूसरा, यहाँ पे कोई भी प्राइमर की जरूरत नहीं होती, आरएनए पॉलीमरेज खुद बेटा इनिशिएशन भी कर सकता है, इतना ताकत है उसमें एबिलिटीज है। प्रमोटर साइड में बेटा जैसे ही दिखेगा अच्छा ये 3' एंड है, तो यहाँ पे बेटा एमआरएनए बनाना शुरू करेगा, आरएनए इसके ऊपर बननी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे ये आरएनए पॉलीमरेज सामने सामने आएगा, यहाँ तक जब पहुंचेगा आरएनए पॉलीमरेज कॉपी करते करते उसको दिखेगा, है ना, एक यहाँ पे उसका ही साथी चिपका हुआ है पहले से ही। कौन है रे? उसने पहचान लिया, यहाँ पे टर्मिनेशन है, रो फैक्टर यहाँ पे है। तो जैसे बेटा आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से एमआरएनए बनाते यहाँ पहुंचता, दिखता अरे अपना तो रो फैक्टर इधर चिपका हुआ है, बस खत्म, सब खत्म, प्रोसेस को रोक दो। इस तरह से रो फैक्टर और सिग्मा फैक्टर उसको आरएनए पॉलीमरेज को कोर एंजाइम को मदद करते हैं to identify the promoter sequence and the terminator sequence. Hello, isn't it clear to you? Yes, sir. ठीक है, और ये जो होता है बीच में उसको इलांगेशन कहते हैं। ये इनिशिएशन है, ये टर्मिनेशन है, बीच में क्या हुआ? इलांगेशन। तो आरएनए पॉलीमरेज इन केस ऑफ एक्चुअली प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है प्रोसेस, ठीक है। तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट आरएनए पॉलीमरेज जो है उसमें सिग्मा फैक्टर, कोर एंजाइम और रो फैक्टर ऐसे तीनों होते हैं। जहां पे एक्चुअली सिग्मा फैक्टर अटैच होगा वो कौन सा सीक्वेंस है? प्रमोटर सीक्वेंस है, पहचान में वो। और जहां प्रमोटर सीक्वेंस है उसके बिल्कुल आजू बाजू से है ना कॉपी करना शुरू करना है। और जहां रो फैक्टर रहेगा, है ना, जहां रो फैक्टर जाके चिपक जाएगा वहां टर्मिनेटर सीक्वेंस है। वैसे ही उसको रो फैक्टर मिल जाता है, अच्छा तो यहाँ पे मतलब रोकने का, रोक देगा, फिर से बनाना है तो फिर से जाएगा इधर, फिर से सिग्मा फैक्टर को अटैच करेगा, फिर आए, तो ऐसे बहुत सारे पॉलीमर आरएनए बना सकता है वो, ठीक है। बट क्वेश्चन नंबर 1, क्या यहाँ पे आरएनए प्राइमर की जरूरत होती है? आंसर है नो सर। डीएनए बनाने रेप्लिकेशन में जरूर होती है, यहाँ पे नहीं होता। अच्छा, यहाँ हेलिकेज की जरूरत होती है? नो सर, यहाँ हेलिकेज की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज खुद हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता है। यहाँ पे एसएसबीपी की जरूरत होती है क्या? हाँ, यहाँ सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन की जरूरत होती है, जैसे डीएनए में होती है वैसे यहाँ पे भी होती है। समझ रहे हो? सर यहाँ टोपोआइसोमरेज की जरूरत है? नहीं, टोपोआइसोमरेज की वैसी जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत छोटा सा डीएनए तोड़ना है, तो इतना कुछ टॉर्शन वर्शन बनाता नहीं है, थोड़ा थोड़ा पोर्शन खोलता है, पूरा एकदम से रेप्लिकेशन बबल खोल करके बैठा है ऐसा कुछ नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि ये खुद जैसे जैसे आगे बढ़ेगा कॉपी भी करेगा, खोलते हुए जाएगा, कॉपी भी करेगा, इस तरह से जाएगा। So in this manner the transcription happens from the promoter to the terminator sequence, ठीक है। एक बहुत ही फेमस सीक्वेंस है जिसको हम लोग बोलते हैं TAT AAT, इस तरह से सीक्वेंस होते हैं, इसको हम लोग टाटा बॉक्स बोलते हैं। मतलब जो प्रमोटर सीक्वेंस होते हैं उनमें ये वाला सीक्वेंस होता है जिसको हम टाटा बॉक्स या कैट बॉक्स, अलग अलग सीक्वेंसेस है। उसको सिग्मा फैक्टर बराबर जाके पढ़ लेता है, बोले अच्छा टाटा बॉक्स है, इधर से शुरू करने का है, चलो ठीक है। सो इस तरह से बेटा वो कॉपी करता है ना।
अनजाने में ही सही, फिर मैंने अलग अलग कलर यूज किए यहाँ पे और गलत किया, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए ना, मतलब जिस तरह से हम लोग रेलवे के बारे में सोच रहे हैं, सिग्नल्स के बारे में सोच रहे हैं, स्टार्ट शुड बी ग्रीन एंड एंड शुड बी रेड, है ना। बट आई डोंट नो हाउ आई यूज द रेड एंड ग्रीन, है ना, नो इंटेंशन, जस्ट हो गया। Anyway, the point is very simple, you have to understand here. But what happens in eukaryote, it's complicated, you know, it's complicated. It's not simple in case of eukaryote. But what they ask, that is different thing. What is transcription? क्या ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ mRNA बनाया जाता है? आंसर इज नो। कोई भी प्रकार का RNA बनाना है प्रोसेस, DNA की कॉपी करके, उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करेंगे, when we'll talk about the यूकैरियोटिक सेल, हम आरएनए पॉलीमरेज के 3 टाइप देखते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है। अब आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो आरआरएनए बनाता है, जो डीएनए को कॉपी करके, राइबोसोमल आरएनए जो होते हैं जितने भी मोस्टली मिलते हैं वो सारे। आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो एमआरएनए कॉपी करवाता है, मतलब डीएनए से एमआरएनए बनाने की प्रोसेस आरएनए पॉलीमरेज 2 करता है। देखो मिडल सेकंड एम, ठीक है, सेकंड एम मिडल स्टॉप है ना, मतलब याद रख सकते हो, पॉसिबल है थोड़ा बहुत, है ना। आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए कॉपी करवाता है, तो डीएनए से टीआरएनए बनाना, ट्रांसफर आरएनए बनाने का काम है। सी 3 टी, है ना, आराम से। अभी आता है क्वेश्चन, इवन परसों के नीट में भी पूछा था, आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या करता है ना, यही क्वेश्चन है। आरएनए पॉलीमरेज 3 इट कॉपीज, है ना, टीआरएनए और एसएनआरएनए, अलग अलग प्रकार के आरएनए हैं यार, या तो 5SR आरएनए एक आता है, ये भी सब बेटा ये पॉलीमरेज 3 करता है। इट्स टू मच फॉर यू, बट यू कैन सिंपली रिमेम्बर 3T, 3 का स्पेलिंग T से शुरू होता है, टीआरएनए, है ना। 2 इज अ मिडल, सो एमआरएनए, बाकी रख बच्चे फर्स्ट वाले आरआरएनए, जितने भी आरआरएनए बनते हैं वो आरएनए पॉलीमरेज 1 करता है। नाउ दिस इज अ पॉसिबल क्वेश्चन फॉर यू इन योर एग्जाम, ओके। पक्का बेटा, कोई कंफ्यूजन है क्या, पूछ लो यार, इफ देयर एनी कंफ्यूजन आस्क। स्पीड सही है? हेलो, Yes, sir. तो बच्चों यहाँ अभी दो चीजें हमने पढ़ी। सबसे कॉम्प्लिकेटेड बात है कि यार लैंग्वेज मतलब ये जो जेनेटिक्स में, मतलब डीएनए में जो कुछ भी लिखा है उसकी लैंग्वेज, बराबर है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, एमआरएनए बन जाता है, बट हाउ दिस एमआरएनए's मैसेज, जो कोड है ना, कोडेड इंफॉर्मेशन, देखो ये एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। डीएनए में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पढ़ना चाहिए, हमने पढ़ना चाहिए। मैं आपको एक सिंपल फैक्ट बता देता हूँ, आपके सेल के अंदर जितना भी डीएनए है ना बच्चों, थोड़ा ध्यान से सुनना, रहस्य क्या है। आपके सेल के अंदर जितना भी डीएनए है उसमें से सिर्फ 2% या तो लेस देन 2% ही बेटा, है ना, आपके जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब आपका जो भी पर्सनालिटी है ना, जो भी आपके अंदर कैरेक्टरिस्टिक है, सिर्फ 2% डीएनए ही डिसाइड कर रहा है। बाकी 98% of DNA in your body, in your cell, is just a junk DNA. No use of it, nothing. समझ लो, तो सिर्फ उतना 2% ही आपके लिए काम का है, बाकी सब बेकार है, वर्थलेस। हेलो, अजीब सी बात नहीं है ये, बहुत अजीब है। तो हमने जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, बहुत ही $1 मिलियन प्रोजेक्ट है, उसके बारे में हम बात करते हैं, हमने जब किया ये ह्यूमन जीनोम को, मतलब सीक्वेंसिंग करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की,
तो सबसे पहला तो यही हमें समझ में नहीं आ रहा है कि यार इतना सारा बोझ लेके हमारा सेल क्यों चल रहा है। 98% डीएनए, आपकी डीएनए में 3.3 into 10 raised to the power 9 बेस पेयर्स है। This much. आप इमेजिन करो 3.3 into 10 raised to the power 9 बेस पेयर्स ऑफ योर हैप्लॉइड 23 क्रोमोसोम, आपके जो 23 या 24 वाई क्रोमोसोम के साथ मिला करके, तो जो भी 23 क्रोमोसोम आपके सेल में है उसमें 3.3 into 10 raised to the power 9 बेस पेयर्स है, और उनमें से सिर्फ 2% सीक्वेंस बेटा काम का है, बाकी सब बेकार है, ये सब बेकार है। ट्रांसक्रिप्शन सिर्फ बेटा, आप थोड़ा समझना कंसेप्ट को, ट्रांसक्रिप्शन उस 2% जीन का ही होता है, बट रेप्लिकेशन करते समय बेटा हर बार पूरा ये 98% प्लस 2% को कॉपी किया जाता है। तो कितना प्रेशर आपका सेल झेल रहा है जबरदस्ती में। कितने लोगों को समझ में आया? रेप्लिकेशन में पूरा डीएनए 3.3 into 10 raised to the power 9 बेस पेयर्स को विदाउट एरर कॉपी करने की कोशिश करता है, और ये इतनी करने के बाद में प्रॉब्लम यह है कि जो उसने कॉपी किया वो 98% किसी काम का है ही नहीं। Isn't it? रहस्य है। तो कॉपी क्यों करता है? वही तो, यही तो रहस्य है। ठीक है, व्हाई डू सो? देखो ये सब जब मैं बोलने लगूंगा तो ये कैसा हो जाएगा, डिस्कवरी चैनल जैसा होता है, पढ़ाई से हट जाता है। बट दिस इज द फैक्ट दे विल आस्क इन योर एग्जामिनेशन कि कितना हमारा एक्चुअली बेस पेयर्स है डीएनए में, तो ये हमें पॉइंट पता होना चाहिए। कितना काम का है, दैट इज 2%। व्हाई? ये बहुत बड़ी बात है। नाउ हमें बस यही चीज समझनी है कि ये जो 2% है ये कैसे मेरी पूरी पर्सनालिटी को बना रहा है, कैसे मेरे पूरे इंटेलिजेंस को, जो ब्रेन, मैं चांद पे जा रहा हूँ, मार्स पे पहुंच रहा हूँ एज ए ह्यूमन बीइंग। ठीक है ना? मे बी आई एम अ टेस्ला, मे बी आई एम समवन, एन आइंस्टाइन, व्हाटएवर, lot of tremendous potentials are there, just 2% of the DNA is doing this one. It's quite unbelievable. Hello, है ना? बड़ी सोचने वाली बात है। तो बट हम लोग 2% मतलब कुछ कम नहीं है, क्योंकि ये 3.3 into 10 raised to the 9 बेस पेयर्स है। It's not less, you know, it's too much. It makes approximately at least 25,000 DNAs gene. इसी 2% में आपके लगभग 25,000 जीन है बेटा, 25,000 different gene which actually decide your personality. Yes, hello, isn't it amazing fact कि ये 25,000 जीन मिल करके हमें बना रहा है है ना, और हम बन रहे हैं। Yes, sir. बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम लोग यहाँ पे रोकते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। इसका कोडिंग जो है, लैंग्वेज जिन लोग है ना, यहाँ पे जहाँ से शुरू हुआ बहुत सारे नोबेल प्राइज, बहुत सारे, ढेर सारे। ठीक है, कोडेड जो लैंग्वेजेस है उनको समझना, क्या है ये, क्यों है ये, ठीक है, इसके बारे में हम लोग लेवल पे, हमारे लेवल पे हमें क्या क्या बातें करनी है, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, दैट विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, सो थैंक यू, हैव अ नाइस नाइट, गुड नाइट। Thank you, sir. Hi, sir. Good night. Thank you, sir. Bye. Good night, sir. Bye, sir. Bye, sir. बाय बाय।